इसमें क्या होगा, तना भूमि के नीचे होगा। जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, देखा है ना आपने, अदरक गांठ जैसी होती है, हल्दी, ये सब इसके तने कैसे होते हैं, भूमिगत होते हैं। ठीक है, कौन बताएगा सममिति क्या होती है? तो चलो, मुझे पूरा यकीन है आप लोग भूल गए होंगे, तो चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अपराजिता सिंह और फिजिक्स 5 पंकज सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप बताइए, आप सब कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? लास्ट जो हमने चैप्टर्स पढ़े, आई एम श्योर कि आपको वो क्लियर होंगे। ठीक है, प्लीज कमेंट करके बताया करो भाई, आप सब कमेंट्स ही नहीं करते हो। ठीक है, तो आज हम अपना यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, और वो क्या है? वो है पुष्पीय पादपों की आकारिकी या फिर मॉर्फोलॉजी। अब मैम, आकारिकी या मॉर्फोलॉजी क्या होती है? तो हम उनकी बाह्य संरचना पढ़ेंगे, जितने भी उनके पार्ट्स हैं, जैसे जड़ हो गए, और क्या हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, ठीक है, पुष्प हो गया, इन सब का क्या होगा, उनकी बाहरी आकार की पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी बाहरी संरचना पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, उसको देखेंगे। तो देखो, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर आप लोगों को बहुत टफ लगता है। टफ इसलिए लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। समझते हैं हम कि आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, इतने सारे एग्जाम्पल्स याद करने में दिक्कत होती है, मैम कैसे याद करें, भूल जाए। तो देखो बेटा, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, हाँ, आप क्या कर सकते हो, लंबा वीडियो पॉज ले लेके पढ़ो, थोड़ा रुक रुक के पढ़ो, कई बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप देख रहे हो तो एग्जांपल से याद रखो, अच्छा इसमें मैंने ये पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से मेहनत करेंगे तो क्या होगा, चीजें धीरे धीरे एकदम समझ में आ जाएंगी। टफ कुछ भी नहीं है, बस लंबा है और रट्टे वाली चीजें इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी आपके नीट के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आपका ये पूरा बेस बनाते हैं ये सारे चैप्टर्स, तो हमें क्या करना है, हमें मेहनत से पढ़ना है। ठीक है, मेहनत से पढ़ेंगे तभी तो हम अपने गोल्स को क्या करेंगे, अचीव कर पाएंगे। तो आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? यस मैम, तैयार हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो पुष्पीय पादपों की आकार की। तो देखो, मैंने जब आपको लास्ट टाइम पे पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, जब पादप जगत जो था उसका वर्गीकरण पढ़ाया था, तो उसपे अपन ने क्या क्या पढ़ा था, मैम भूल गए। अरे नहीं यार, इतनी जल्दी नहीं भूलना है, याद करो, थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ, याद आ गया, क्या पढ़ा था मैम उसमें? हमने एल्गी पढ़ा था, ब्रायोफाइटा पढ़ा था, टेडोफाइटा पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म पढ़ा था और एंजियोस्पर्म पढ़ा था। यस राइट, वही एंजियोस्पर्म हमने पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म्स वो पहले प्लांट ग्रुप हैं जहां पे हमने क्या देखा था, पुष्प देखे थे भाई, पुष्प पुष्प पुष्प, फल बने थे, फल खाया था सबसे पहले, याद आया? तो देखो, एंजियोस्पर्म्स ही वो प्लांट थे जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखे थे, फल खाया था, पुष्प बने थे। ठीक है, तो इसलिए पुष्पी पादप मतलब क्या हो गया, एंजियोस्पर्म। इतना हमें पता है? यस मैम। और क्या देखा था? देखा था भाई, मान लो दो तरह की कंडीशंस थी। ये एक प्लांट है, ठीक है, ये जमीन है, ये जमीन है। ठीक है, अब प्लांट की जो जड़ होती है वो कहाँ होती है, मिट्टी में होती है, नीचे होती है, और ऊपर पूरा एक तना निकला होता है। ठीक है, जिसपे शाखाएं लगी होती हैं, जिसपे पत्तियां लगी होती हैं, जिसपे फूल लगा होता है। ठीक है, तो अब हाँ मैम, ये तो मुझे पता है, ये तो बच्चों वाली बातें हैं। तो हमें समझना क्या है, हमें समझना ये है कि ये जो भाग है, जो जमीन से नीचे है, नीचे की तरफ है, वो क्या है हमारा, वो है हमारा मूल तंत्र। क्या है बेटा? मूल तंत्र। ठीक है, और ये पूरा हिस्सा जो बाहर है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्ररोह तंत्र। क्या बोलते हैं? परोह तंत्र। ठीक है, तो देखो, मूल तंत्र में क्या, मूल तंत्र को पहले समझ लेते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, इनको बोलेंगे रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे अपन? रूट सिस्टम। और इनको, प्ररोह तंत्र को बोलेंगे शूट सिस्टम। क्या बोल रहे हो? शूट सिस्टम। ठीक है, अब देखो, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका मूल तंत्र है, मूल मतलब क्या होता है, जड़, रूट्स। मूल मतलब क्या होता है, जड़ या रूट्स। ठीक है, अब ये जो आपका, ये देखो, ये आपका क्या हो गया, ये हो गई मैम हमारी जमीन, ये। ठीक है, इससे नीचे का जो भाग है बेटा, देखो ये जो इतना भाग है, इसको हम मूल तंत्र बोल रहे हैं। इसमें बीच में एकदम मोटी सी जड़ है, ये देखो, बीच में एकदम मोटी सी जड़ है, जिसको हम बोल रहे हैं प्राथमिक मूल। और उससे फिर साइड में देखो, बीच में ऐसे मोटी सी जड़ है। रुक जाओ, इसको मैं मिटा दूं फिर दिखाऊं। ठीक है, बीच में क्या है, बीच में एकदम ऐसे मोटी सी जड़ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं प्राथमिक मूल। क्या बोल रहे हैं बेटा? प्राथमिक मूल। प्राथमिक मूल या प्राथमिक जड़। अब उससे ऐसे साइड में क्या है,
थोड़ी पतली पतली सी जड़ें लगी हुई हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, द्वितीयक मूल। ठीक है, अगर इससे भी थोड़ा आगे लगी होंगी तो उनको तृतीयक मूल बोलेंगे। मान लो इस पे भी ऐसे लगी हो, अभी आप आगे देखेंगे। तो ये सब मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, मूल तंत्र। ठीक है, किससे डेवलप होगा, मूलांकुर। ठीक है, याद करो जब आपने यहाँ पे ऐसे, मैंने लास्ट टाइम पे आपको एम्ब्रियो पढ़ाया था तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बताया था ना, प्रांकुर, मूलांकुर। यही प्रांकुर आगे चल के क्या बना देता है, तना बना देता है, और मूलांकुर आगे चल के क्या बना देगा, जड़ बना देगा। ठीक है, याद आया। तो ऊपर देख लेते हैं, ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा पूरा क्या है, ये है हमारा प्ररोह तंत्र, जिसको हम शूट सिस्टम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शूट सिस्टम। अब आप मुझे बताइए शूट सिस्टम में क्या क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे। भाई सारी चीजें आ जाएंगी। शूट सिस्टम में आपका पूरा तना आ जाएगा। पहले तो ये देखो आपका पूरा तना है, ठीक है, पूरा का पूरा तना आ जाएगा मैम। उसके बाद मैम शूट सिस्टम में हमारी पत्तियां भी आ जाएंगी। ठीक है, ये पे नोड, नोड, इंटर नोड, ये आप समझते हो। जैसे आपने गन्ना देखा है, यस मैम हमने देखा है। भाई गन्ना तो सबने देखा है। अगर गन्ना नहीं देखा है तो घास देखा है, कभी पार्क में बैठते हो, घूमने जाते हो तो घास देखना, उस पर ऐसे बीच बीच में गांठ पाई जाती है, ऐसे, है ना। तो इसको ही बोलते हैं नोड। और जो इनके, ये भी हो गया क्या, नोड, और ये भी क्या हो गया, नोड। और दो नोड के बीच का ये जो खाली जगह है, इसी को बोल सकते हैं इंटरनोड। ठीक है, तो ये देखो नोड, इंटरनोड हो गया। ठीक है, कलिका पाई जा रही है, तना पाया जा रहा है, फल पाया जा रहा है, पुष्प पाया जा रहा है। तो ये सारा का ही सारा जितना भी सिस्टम है, जितनी भी तने पे चीजें ऊपर लगी हुई है, शाखाएं हो गई, पुष्प हो गया, आपका फूल हो गया, सॉरी पुष्प हो गया, फल हो गया, पत्तियां हो गई, ये सब किस में आते हैं, ये सब आएंगे प्ररोह तंत्र में। और हम क्या पढ़ेंगे, हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। इन्हीं की क्या पढ़ेंगे, आकार की, इन्हीं की क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी, इन्हीं की क्या पढ़ेंगे, इन्हीं की संरचना देखेंगे कि कैसे दिखते हैं, इनमें क्या क्या सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो यही सब आज इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो चलो भाई फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या ले लेंगे, सबसे पहले जड़ लेंगे। जड़ मजबूत होती है तभी प्लांट ऊपर अच्छा खड़ा होता है। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, जड़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जड़ क्या हो गया, रूट। उसको और क्या क्या कह सकते हैं, मूल भी कह सकते हैं मैम। तो पहले मुझे बताइए कि जड़ कार्य क्या करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या उनका महत्व है। तो जड़ जो होते हैं सबसे पहले तो खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। देखो भाई ऐसे नीचे रहते हैं, ठीक है, और यहाँ ऊपर आपका पूरा प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, तो जड़ सबसे नीचे है, तो नीचे है तो क्या है, यहाँ मिट्टी है, यहाँ जल है, उससे जल और खनिज का अवशोषण करेंगे और ऊपर प्लांट को भेजेंगे, और प्लांट को क्या करेंगे, बढ़ने में मदद करेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो ये हो गया। फिर क्या करेंगे, पौधों को मृदा में जकड़े रखते हैं। जड़ मजबूती से मिट्टी को पकड़े रहती है, तो पेड़ क्या होते हैं, स्ट्रांगली खड़े होते हैं। नहीं तो पेड़ क्या होंगे, मान लो जैसे जो हल्की जिनकी जड़ें होती हैं, जिनकी जड़ें मजबूत नहीं होती, आंधी आया, तूफान आया तो क्या होगा, वो उखड़ के गिर जाते हैं। ठीक है, तो पौधों को क्या करते हैं, मृदा में जकड़े रखते हैं। भोजन संचित करते हैं भाई। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जड़ें हैं जिनमें भोजन भी संचित होता है और जिनको हम खाते भी हैं। मालूम है तो एग्जांपल बताओ मुझे। जैसे कि गाजर देखा है, मूली, शलजम, इनमें क्या होता है, इनमें भोजन भी संचित होता है, यानी ये फूड स्टोरेज भी करते हैं। तो ठीक है, ये फंक्शंस हो गए। चलो अब आगे देख लेते हैं और जड़ के बारे में। अब देखो, पादप का यह अंडरग्राउंड पार्ट होता है। अंडरग्राउंड मतलब क्या होता है, भूमिगत, जो भूमि के नीचे होता है, जो बीज के अंकुरण, जर्मिनेशन के समय एम्ब्रियो के मूलांकुर यानी कि रेडिकल से विकसित होता है। याद करो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारा क्या है, मान लो ये हमारा एम्ब्रियो, तो यहाँ पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया था। ठीक है, ये क्या है, प्रांकुर। यही आगे चल के क्या बना देगा, पूरा का पूरा तना, और ये क्या बना देगा, मूलांकुर। इसी को क्या कह रहे हैं, मूलांकुर। ठीक है, जो कि क्या बना देगा, जड़ बना देगा। ठीक है, याद आया, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। जड़ रूट्स कहलाती हैं। सर्वप्रथम उत्पन्न जड़ को प्राइमरी रूट कहते हैं। इसे प्राथमिक मूलों से उत्पन्न पार्श्व मूलों, लैटरल रूट्स को द्वितीयक या सेकेंडरी रूट्स कहते हैं, तथा तृतीयक मूल या टर्चरी रूट्स उसके बाद आती हैं। अभी पीछे मैंने बताया जो सबसे बीच में मोटी होंगी वो क्या होंगी, प्राथमिक होंगी। फिर उससे साइड में जो निकलेंगी उनको क्या बोलेंगे, द्वितीयक बोलेंगे। और उनसे भी अगर छोटी छोटी निकल जाती है आगे तो उसको क्या बोलेंगे, तृतीयक या टर्चरी रूट्स बोलेंगे।
ठीक है। ये आपका बीज भ्रूण था, याद करो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। प्रांकुर जिसको प्लूम्यूल कह रहे हैं, मूलांकुर जिसको रेडिकल बोल रहे हैं, रेडिकल ही आगे चल के जड़ बना देगा और प्लूम्यूल या प्रांकुर आगे चल के तना बना देगा। एक ही चीज को बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगी, है ना। अब इसके प्रकार देख लेते हैं भाई। देखो जो तो सबसे पहला जो जड़ का प्रकार है, किसके प्रकार है? मूल के। नहीं तो बोलो मैम ये तो लिखा ही नहीं था किसके प्रकार है। ठीक है, मूल के अगर हम प्रकार देख लें तो सबसे पहला क्या है? मूसला, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? टैप रूट। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट है, इससे आपको याद रहेगा फ्लो चार्ट से क्या होता है, इसलिए हम छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बना देते हैं भाई, ताकि आपको पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े, आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या है? मूसला, जिसको हम टैप रूट भी कह रहे हैं। दूसरा है झकड़ा, झगड़ा नहीं, नॉट झगड़ा, झकड़ा। हाँ, झगड़े में तुम्हारा बहुत मन लगता है पता है मुझे, पर ये झगड़ा नहीं है, झकड़ा है। क्या है? झकड़ा है, जिसको हम क्या बोले? फाइब्रस रूट बोलेंगे। और तीसरा क्या है? अपस्थानिक, जिसको कि हम एडवेंटिटियस रूट्स भी बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पाया किस में जाता है? एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बायो में। तो देखो सबसे पहले क्या है? मूसला या टेप रूट किस में पाया जाएगा? जितने भी द्विबीजपत्री पौधे हैं सब में पाया जाएगा, जैसे कि सरसों। द्विबीजपत्री क्या होते हैं? याद करो, ये भी मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था। जैसे चना हो गया, मटर हो गया, जिसमें दो कॉटिलेडन्स हो। चना भीगता है, ऐसे कर दो, एक कॉटिलेडन्स इधर हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो क्या हो गया? द्विबीजपत्री हो गया। ठीक है, एक बीजपत्री क्या हो गया? जैसे गेहूं क्या है? एक कॉटिलेडन्स है। ठीक है, अब झकड़ा जो रूट्स हैं, फाइब्रस जो रूट है वो किस में पाए जाते हैं? एक बीजपत्री यानी कि गेहूं में पाया जाएगा। अपस्थानिक जो है वो दोनों में पाई जाएगी। एग्जाम्पल क्या है? जैसे घास हो गया, बरगद हो गया, गन्ना हो गया, ये सब क्या हो गए? अपस्थानिक हो गए। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि टैप रूट आखिर होता क्या है, मूसला मूल तंत्र जो है आखिर होता क्या है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि पादपों में 3 प्रकार का मूल तंत्र पाया जाता है, जिसमें से पहला क्या था? टैप रूट सिस्टम, जो कि किस में पाया जा रहा था? द्विबीजपत्री में। वेरी नाइस। ठीक है, अब देखो प्राथमिक मूल और उनकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो कि द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट्स पादपों में पाई जाती है। ठीक है, ये देखो ये क्या हो गया? ये प्राथमिक मूल हो गए, प्राथमिक मूल हो गया। क्या हो गया? प्राथमिक मूल हो गया और उनकी शाखाएं, और इसमें से क्या हुआ? इसमें से कुछ शाखाएं निकली और ये मिलके क्या बना देती हैं? यही मिलके बना देती है टैप रूट सिस्टम। तो देखो टैप रूट ऐसे दिखती है। अगर आपको किसी प्लांट की रूट ऐसे दिख जाए तो आप क्या समझोगे? ये क्या है? ये टैप रूट है। ठीक है, कि अब मान लो जैसे इससे समझ लो कि अभी जो हमने देखा था ये वाला डायग्राम इधर बना देते हैं। ये आपको दिख रहा है क्लियर कि नहीं दिख रहा है? हाँ, यहाँ बना देते हैं हम। ठीक है, देखो ये था, ये अपना क्या था? प्रांकुर था, ये मूलांकुर था। तो मूलांकुर से सबसे पहले क्या होगा? मूलांकुर से एक रूट निकलेगी, जिसको हमने बोला क्या मैम? प्राथमिक रूट बोला। ठीक है, अब प्राथमिक से ही सेकेंडरी निकलेंगी और सेकेंडरी से ही क्या हो जाएगा? टर्चरी मिल जाएंगी। ठीक है, प्राथमिक, ये क्या हो गई? द्वितीयक, फिर ये क्या हो गई? तृतीयक। ठीक है, और यही मिलके क्या बना देंगी? आपका क्या बना देंगी? टैप रूट सिस्टम बना देंगी। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं भाई। दूसरा क्या था? जो हमारा झकड़ा रूट थी। ठीक है, तो एक बीजपत्री में पाई जाती है, अभी आपने पीछे देखा। ठीक है, प्राथमिक मूल अल्पजीवी यानी शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, अब देखो ये आपको ये याद है। ठीक है, ये हमारा जो भ्रूण था वो हो गया। अभी सिर्फ मूलांकुर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रांकुर आपको एक बार पता चल गया कि अब प्रांकुर से क्या होगा? शूट डेवलप होगा। ठीक है, तो मूलांकुर था। अब देखो प्राथमिक रूट डेवलप हुई बेटा, ये था, मान लो ये था प्रांकुर, सॉरी मूलांकुर था। मूलांकुर से क्या हुआ? प्राथमिक रूट डेवलप हुई और ऊपर यहाँ पे क्या बन रहा है? शूट सिस्टम बनना शुरू हो रहा है। तो देखो ऊपर के सिस्टम तो डेवलप होते जा रहे हैं, ऊपर के सिस्टम क्या हो रहे हैं? डेवलप होते जा रहे हैं। लेकिन ये जो प्राइमरी रूट है ये बहुत अल्पायु होती है। प्राइमरी रूट्स बन तो रही है, जैसे आपने टैप रूट्स में देखा था, प्राइमरी बनी, फिर प्राथमिक बनी, फिर द्वितीयक बनी, फिर तृतीयक बनी। इसमें प्राथमिक बन तो रही है, पर वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं होगी, अल्पायु रहेगा उसका। क्या रहेगा? अल्पायु। तो वो क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। धीरे 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 करके जो प्राथमिक रूट है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। नष्ट हो जाएगी मैम, तो उसका काम कैसे चलेगा फिर? तो देखो क्या होगा, अब ये जो तना बच गया ये नष्ट हो गई।
तो ऊपर क्या बच गया, सिर्फ तना बच गया, ठीक है, नीचे जड़ नष्ट हो गई प्राथमिक। अब जो है इसी जो तने हैं, इसी तने के आधार से मूल का निर्माण होगा, इसी तने के आधार से, इसी तने के आधार से फिर से क्या होगा, मूल का निर्माण होगा, और फिर वो मूल क्या होंगी, अल्पायु नहीं होंगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं झकड़ा मूल, ठीक है। किसमें पाई जाती है, एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है, ठीक है। तो देखो एक बीजपत्री में पाई गई, इसमें प्राथमिक मूल शॉर्ट लिव्ड होती है, जिसके कारण प्राथमिक मूल के स्थान पर अनेक समान लंबाई की जड़ों का निर्माण हो जाते हैं। ऐसे मूल को झकड़ा मूल तंत्र या रेशेमय मूल तंत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ये देख लो, ये तो सब पहचानते होंगे, पहचानते कि नहीं, क्या है ये, चुकंदर, ठीक है। तो देखो इसमें कैसी रूट्स पाई जाती है, इसमें यही पाई जाती है, झकड़ा मूल तंत्र। समझ के एग्जाम्पल बोला था कि जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपकी डेली लाइफ से ही रिलेटेड रहेंगे बेटा, जो हम घर में खाते हैं देखते हैं वही सब एग्जाम्पल्स होते हैं, कहीं बाहर से थोड़ी ना आते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या था, अपस्थानिक मूल, या फिर इसको क्या कह रहे हैं, एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। देखो कुछ पादपों में जड़ें पादप के वायवीय भागों से विकसित होती हैं, ऐसी मूलों को अपस्थानिक मूल कहते हैं, जैसे कि घास या बरगद, ठीक है। अब क्या होता है इसमें क्या होता है कि देखो ये क्या हो गया, ये हमारा मूलांकुर से मूल डेवलप होगा, ठीक है। तो मूलांकुर से मूल डेवलप हो रहा है, ऊपर तना है और नीचे क्या है, नीचे प्राथमिक जड़ है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो वायवीय भाग है, वायवीय भाग तो ये हुए ना, ये तो जमीन से नीचे हुआ, ये ऊपर वाला जो भाग हुआ यही क्या हुआ, वायवीय। तो यहाँ पे वायवीय भाग से भी क्या होता है कि यहाँ पे मूल निकलने लगती है ऐसे, ठीक है। वायवीय भाग से भी ये देखो मूल निकल रही है। तो ऐसी जो होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अपस्थानिक मूल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मूलांकुर के अलावा, मूलांकुर तो यहाँ पे होगा ना भाई, मूलांकुर तो नीचे, मूलांकुर के अलावा पादप के किसी भी भाग से अगर मूल उत्पन्न हो रहा है, मूलांकुर के अलावा पादप के किसी भी भाग से अगर क्या डेवलप हो रहा है, मूल डेवलप हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अपस्थानिक या एडवेंटिटियस रूट सिस्टम, ठीक है। जैसे घास हो गया, जैसे कि बरगद या फिर बनियान ट्री हो गया, ठीक है। बरगद का पेड़ देखा है कि नहीं देखा है कभी, ये देखो ये बरगद का पेड़। अब देखो यहाँ पे क्या है, मूल जड़ तो क्या है, नीचे है। अब ये देखो यहाँ पे ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से इतनी ढेर सारी जो जड़ें निकलती जा रही है और फिर जमीन तक जा रही हैं, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे तक आ रही है, ठीक है। तो क्या ऊपर से नीचे की तरफ आती जा रही है, ठीक है। किस लिए, वृक्ष को सहारा देने के लिए, तभी तो वो इतनी मजबूती से खड़ा रहता है, इतने सालों तक खड़ा रहता है। तो ऐसी जड़ें किस लिए डेवलप होती हैं, इसलिए डेवलप होती हैं ताकि वो क्या कर सके, सहारा देने के काम आ सके, ठीक है। अब देख लेते हैं जड़ों के सामान्य लक्षण क्या है। तो जड़ों में पड़ रहित होता है, पहली बात क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है भाई, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जड़ों में धनात्मक ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक पाए जाते हैं। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक क्या होता है, ट्रॉपिज्म क्या होता है कि मान लो ये जड़ है, ठीक है। अब नीचे की तरफ तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कहाँ लग रहा है, मैम नीचे की तरफ लग गया, तो इसको क्या बोल दिए, इसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोल दिए, ठीक है। अब शूट के, ये आपका तनक है, ये इसके अपोजिट निकल रहा है ना, जिस तरफ गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है उसके अपोजिट शूट सिस्टम बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोल देंगे, ठीक है। धनात्मक जलानुवर्तन यानी कि पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, अब इधर जल भी है तो इसके प्रति क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, जबकि ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तथा ऋणात्मक प्रकाशनुवर्तन निगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है। अब ये जो तना है, ये देखो यहाँ पे सन है, यहाँ से धूप आ रही है, तो तना तो क्या हो गया, तना धूप की तरफ जा रहा है, तो तना धूप के लिए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन जड़ तो उससे अलग भाग रही है ना भाई, यहाँ से सन निकल रहा है, तना कह रहा है कि हाँ ठीक है मैं तो ले रहा हूँ, मैं तो सन की रोशनी ले रहा हूँ, मेरे को तो फोटोसिंथेसिस भी करनी है क्योंकि मेरे पास पत्तियां है, मेरे पास क्लोरोफिल है। लेकिन ये जो जड़ है ये तो नीचे है ना, तो ये क्या हुई, ये सूर्य के प्रकाश के लिए क्या हो गया, निगेटिव फोटोट्रॉपिक हो गया, ठीक है। मूल में पर्व, नोड्स, इंटरनोड्स, कलिकाओं तथा पत्तियों का अभाव होता है। अभी आपने देखा था सबसे फर्स्ट डायग्राम कि जो आपका तना है उसमें क्या क्या पाया जाएगा, शाखाएं पाई जाएंगी भाई, पत्ती पाई जाएगी,
फूल पाया जाएगा, फल पाया जाएगा, जबकि जड़ में ये सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो जड़ों में अरीय संवहन मंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। जड़ों के परिपक्वन क्षेत्र में एक कोश की मूल रोम, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों के पेरिसाइकिल के द्वारा पार्श्वमूल की उत्पत्ति होती है जो कि अंतःजातीय एंडोजिनस प्रकार की होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मूल के भाग क्या क्या होते हैं। ठीक है, मूल के भाग क्या क्या होते हैं। तो देखो जो बेटा मूल के भाग होते हैं वो मेनली 4 है। फिर से मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बना दिया है भाई, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो कितने भाग हो गए? 4। पहले को हम बोल रहे हैं मूल गोप या रूट कैप, दूसरे को हम बोल रहे हैं विभजोतक क्षेत्र या मेरिस्टेमेटिक रीजन, तीसरे को हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? दीर्घीकरण। तीसरे को हम क्या बोल रहे हैं? दीर्घीकरण यानी कि एलोंगेशन, और चौथे को हम बोल रहे हैं परिपक्वन क्षेत्र या फिर मैचुरेशन रीजन। ठीक है, अब देखो ये काम क्या क्या करते हैं भाई। 4 क्षेत्र हैं, समझ में आया कि मूल के कितने भाग होते हैं? मैम 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं बेटा? मैम मूल गोप या रूट कैप, विभजोतक क्षेत्र या मैरिस्टेमेटिक रीजन, दीर्घीकरण क्षेत्र या एलोंगेशन, परिपक्वन क्षेत्र या मैचुरेशन रीजन। ठीक है, अब इन सब के कार्य क्या है? देखो सबसे पहले मूल गोप ले लेते हैं जिसको हम रूट कैप कह रहे हैं। ये क्या करता है? मूल के कोमल भाग को सुरक्षा देता है। देखो डायग्राम से देखते हैं, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम, और डायग्राम से आपको बहुत क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है बेटा, ये वाला क्षेत्र, ये देखो, ये जो सबसे नीचे जो मिट्टी में धसा हुआ है, जो क्या है? जो मिट्टी में धसा हुआ है, जो सबसे नीचे, ये देखो, इसी को क्या बोल रहे हैं? इसी को रूट कैप या मूल गोप बोल रहे हैं। कैप क्यों बोल रहे हैं? कॉमन सेंस की बात है, यही सबसे नीचे, यही मिट्टी में धसा हुआ है, तो क्या है? उसके ऊपर सुरक्षा के लिए कैप टाइप का स्ट्रक्चर है। कैप क्यों पहनते हैं? जब बाल कम होते हैं, धूप ना लगे, तो सुरक्षा के लिहाज से पहनते हैं ना। तो इसी तरह से इसने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया है? रूट कैप या फिर आप मूल गोप इनको कह सकते हो, इसका निर्माण कर लिया। ठीक है, ताकि ये क्या कर सके? सबसे पहले सुरक्षा कर सके, सुरक्षित कर सके। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं ये मूल के जो कोमल भाग है उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, दूसरा जो रीजन है उसको हम बोल रहे हैं विभजोतक क्षेत्र या फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन, जो कि क्या करेगी? लगातार कोशिका विभाजन करेगी। आओ देख लेते हैं भाई कि ये वाला रीजन कहाँ है हमारा। अब देखो यहां पे ये वाला जो रीजन है, ये ठीक है, ये क्या है? ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है, मैटिक या फिर विभजोतक रीजन है। क्या करेगा? मैम मेरिस्टेमेटिक से डिवाइड करती रहती है, डिवाइड करेगी, और क्या करेगी? लगातार वृद्धि करती रहेगी। कहाँ? अब ये ऊपर की तरफ वृद्धि करती रहेगी। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक जो क्षेत्र है उसका क्या काम हो गया बेटा? लगातार कोशिका विभाजन करना। तीसरा क्या है? दीर्घीकरण क्षेत्र या एलोंगेशन क्षेत्र। यह क्या करेगा? मूल की लंबाई को बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो क्षेत्र हो गया, ये तो डिवाइड करके ऊपर की तरफ क्या कर रही है? सेल डिवाइड कर रही है। अब क्या होगा? उसका दीर्घीकरण या इलोंगेशन हो रहा है, ये ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये जो एरिया है ये क्या कहला रहा है? ये देखो, ये दीर्घीकरण कहला रहा है। ठीक है, अब जो सबसे हमारा लास्ट है वो क्या है? परिपक्वन क्षेत्र, जिसको हम क्या कह रहे हैं? मैचुरेशन रीजन, जो खनिज व जल का अवशोषण करता है। तो देखो जो सबसे लास्ट का है, जो सबसे लास्ट है बेटा, ये वाला रीजन, ये देखो, ये जो सबसे लास्ट का रीजन है ये परिपक्व हो गया है। अब इसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, ना ही एलोंगेशन हो रहा है, अभी क्या है? परिपक्व हो गया है। तो क्या करेगा? इसके पास देखो ऐसे पतले पतले क्या है? मूल रोम पाए जा रहे हैं। पतले पतले क्या पाए जा रहे हैं? मूल रोम पाए जा रहे हैं। देख रहे हो ये देखो, ये क्या करेंगे? खनिज और जल का अवशोषण करेंगे। क्या करेंगे? खनिज व जल का अवशोषण करेंगे। क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो कितने क्षेत्र थे? 4 क्षेत्र थे। फ्लो चार्ट के माध्यम से आराम से लर्न कर लेना। ठीक है, अब देखो
मूल को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मूलगोप या रूट कैप या जड़ के शीर्ष पर टोपीनुमा भाग होता है जो विभजोतक को घर्षण से बचाता है, यानी जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है उनमें क्या हो, घर्षण ना हो। ठीक है, जलीय पादप जैसे लैम्ब्रा व पिस्टिया में इनके स्थान पर क्या पाया जाता है, मूल कोटिकाएं या मूल पॉकेट पाए जाते हैं। तो जो जलीय हो गए, जो जलीय पौधे हो गए, उसमें इन कैप की जगह पे क्या पाया जाता है, रूट पॉकेट पाया जाता है। उसमें प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, रूट पॉकेट करता है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या करेगा, या विभाजनशील कोशिकाओं का क्षेत्र होता है और विभाजन करके जड़ की लंबाई बढ़ाता है। तीसरा एलोंगेशन क्षेत्र, इस क्षेत्र में विभजोतक से निर्मित कोशिकाएं वृद्धि करके जड़ की लंबाई बढ़ाती हैं। ठीक है, अब चौथा क्या है, मैच्योर रीजन, इस क्षेत्र में परिपक्व तथा विभेदित कोशिकाएं होती हैं जो बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, एपिब्लेमा, वल्कुट कॉर्टेक्स या पेरिसाइकिल, पिथ या जाइलम फ्लोएम आदि में विभक्त हो जाती है। इनकी बाह्य त्वचा पर मूल रोम पाए जाते हैं जो जल व खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे अब जड़ों के रूपांतरण, यानी कि क्या क्या रूट्स में मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, वो अपने आप को मॉडिफाई करके क्या क्या किन किन चीजों में तब्दील हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि कुछ जड़ें जो है वो विशिष्ट कार्य करने के लिए अलग अलग आकार और संरचना में रूपांतरित हो जाती हैं। इन्हीं रूपांतरित मूल को मॉडिफाइड रूट्स कहा जाता है। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या देखने जा रहे हैं कि अब जो रूट्स हैं बेटा उसमें मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, जैसे वो कैसे खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं, कुछ फूड स्टोर कर लेती हैं, मतलब खाने का संचय कर लेती हैं, कुछ क्या होती है यांत्रिक सपोर्ट देने के लिए, यांत्रिक सहारा देने के लिए खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं। ठीक है, कुछ को हम श्वसन मूल भी कहते हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशंस है, चलो देखते हैं कि कैसे जो मूल होती हैं वो अपने आप को मॉडिफाइड करती हैं। ठीक है, तो देखो जड़ों के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, कुछ जड़ें विशिष्ट कार्य करने ही तो अलग अलग आकार और संरचना में रूपांतरित हो जाती हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड रूट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल भाई देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे का सबसे पहले क्या है, तर्क रूपी या फ्यूजिफॉर्म, ये किसका मॉडिफिकेशन है बेटा, टैप रूट का। टैप रूट अभी हमने देखी थी ना, सबसे पहले टैप रूट देखी थी, ये उसका मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे मूली में क्या होता है कि जो मूसलाजड़ होती है वो भोजन का संग्रहण करके तर्क जैसी संरचना बना लेती है जो मध्य में फूली हुई तथा किनारों पर पतली होती है। मूली अपन सब खाते हैं, सबने इसका एग्जाम्पल देखा है ना। फिर कॉनिकल, गाजर में मूसलाजड़ भोजन का संग्रहण करके शंख रूपी संरचना बना लेती हैं जो ऊपर की ओर मोटी तथा नीचे की ओर क्या होती हैं, पतली होती हैं। ये देख लो, ऊपर की ओर मोटी और नीचे की ओर क्या होती है, पतली होती हैं। ठीक है, चलो भाई फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नैपीफॉर्म। नैपीफॉर्म में जैसे सलजम में पाई जाती है कि सलजम तथा चुकंदर में मूले भोजन का संग्रहण करके घड़े या मटके जैसी आकृति बना लेती हैं। भाई कैसी आकृति बनाती हैं, ये देखो, घड़े या मटके जैसी आकृति बना लेती हैं, है ना, घड़े जैसी आकृति बना लेती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, सलजम। फिर ट्यूबरस क्या होता है, गोल अब्बास में मूसला मोड़े भोजन का संग्रहण करके अनिश्चित आकृति बना लेती हैं जो कंदील जड़ें कहलाती हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम देख लेते हैं बेटा प्रॉप रूट्स। देखो कुछ पादपों में तने से निकलने वाली अपस्थानिक जड़ें शाखाओं की तरह वृद्धि करती हुई भूमि में प्रवेश कर जाती है जो खंबे की तरह पादप को सहारा प्रदान करती है। ये प्रॉप रूट्स है और इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो भाई इसका एग्जाम्पल कहाँ है, वही हम देख रहे हैं जिससे आपको दिखाया जा सके। खैर आपका इसका एग्जाम्पल तो आप सभी ने देखा होगा, है ना। देखो हम ऐसे ही बता देते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लो ये आपका प्लांट है, ये आपका प्लांट है, ठीक है। अब क्या होगा, यहीं से जड़ें निकलती जाएंगी और वापस जमीन में चली जाएंगी और क्या करेंगी, पौधों को क्या करेंगी, मजबूती देती रहेंगी। ठीक है, क्या करेंगी, मजबूती पौधों को देंगी। समझ गए, ठीक है। इसके बाद देख लो और क्या होती है। इसके बाद होती है क्लाइंगिंग रूट। आदि पादपों में आधार से चिपकने के लिए अनुलंब जड़ें पाई जाती हैं जो आधार की दारों में प्रवेश कर जाती हैं और आदि पादप को सहारा दे देती है। ये भी किसके लिए यूज होती है, सहारे के लिए। ठीक है, फ्लोटिंग रूट्स होती हैं जो जलीय पादप होते हैं, उनके तने की पर्व संधियों से जड़ें निकलकर फूल जाती हैं जिनमें वायु कोश पाए जाते हैं और वो पादप को बॉयंसी देने का सहायता करते हैं, जैसे कि जसिया। तो इन सब में क्या है, इन सब में क्या है बेटा, फ्लोटिंग रूट्स पाई जा रही है। भाई क्या पाई जा रही है, फ्लोटिंग रूट्स पाई जा रही है। ठीक है,
इसके बाद और देख लेते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी रूट्स क्या होती हैं। दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादपों में जड़ें भूमि से ऊपर निकलकर वृद्धि करने लग जाती हैं। जो दलदली क्षेत्र होते हैं, जैसे हम अंडमान गए थे, ठीक है, वहां पे मैंने ये चीज देखी थी कि रूट्स जो है वो मैंने वहां पे देखी थी। दलदली जो क्षेत्र होते हैं वहां पे क्या होता है कि भूमि से ऊपर निकल जाते हैं। जैसे ये तना है, ये जड़ भाई वापस ऐसे आपको जगह जगह पे, ये दलदली भूमि और ऐसे जगह जगह पे आपको ऐसी जड़ें निकली हुई दिखेंगी, ठीक है, वृद्धि करने लग जाती हैं। इन जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं या श्वसन में सहायता करती है, क्योंकि वो दलदली क्षेत्र होता है तो किसमें सहायता करेंगी बेटा, श्वसन में करेंगी। इनमें न्यूमेटोड्स पाए जाते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोफोरा, एविसीनिया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट याद करना है। चलो इसका तो डायग्राम भी हमारे पास, हम देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये ठीक है, ये देखो, ये आपको दिख रही है ना, ऐसी 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 जड़ें, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये श्वसन के लिए ऐसी हो जाती है। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन ये ना भाई एक तरह का, ठीक है, समझे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, एक मिनट, कहाँ थे हम, हाँ राइट। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रजननकारी मूल, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव रूट्स क्या होती हैं। भाई देखो, शकरकंद तथा ढेलिया में अपस्थानिक कलिकाएं कायिक जनन का कार्य करती हैं, ठीक है। चूसक मूल क्या होती है, सकिंग रूट्स भी होती हैं, चूसक जो चूसती हैं, सकिंग, ठीक है। जैसे अमरबेल, मैंने अमरबेल का एग्जांपल आपको पहले भी दिखाया था। अमरबेल क्या है, परजीवी है, दूसरे प्लांट के ऊपर जाता है और उससे क्या करता है, अपना पोषण लेता रहता है, ठीक है। तो इनमें जड़ें परपोषीय पादप में प्रवेश कर जाती हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करती रहती हैं। इसलिए इनको हॉस्टोरिया, मतलब इनका जो हॉस्टोरिया जो होता है, जो उनका अंग होता है जिससे क्या करते हैं वो अपना भोजन लेते हैं, उसको हॉस्टोरिया कहते हैं, ठीक है, समझिए। माइकोराइजा मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो माइकोराइजा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि पाइनस में कवक व जड़ के मध्य सहजीवता पाई जाती है। जो पाइनस का प्लांट था, पाइनस किसका एग्जाम्पल है, पहले तो मुझे ये बता दो, देखो मैं आपको कितना याद है जो आपने पुराना पढ़ा है। पाइनस जो है वो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। तो मैंने बताया था कि जो पाइनस की जड़ें हैं, पाइनस की जो जड़ें हैं उनके और कवक यानी कि फंजाई के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सहजीविता उनमें पाई जाती है, जिसको हम माइकोराइजल रूट्स कहते हैं, ठीक है। अब रूट नोड्यूल्स, कुछ पादपों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु सहजीवन यापन करता है। कुछ पादपों की जड़ों में राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है वो सहयापन करता है और जड़ों में ग्रंथिकाओं का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये सब क्या थे बेटा, ये सब थे हमारे मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था जड़ वो खत्म हुआ। अब सेकंड देख लेते हैं, वो क्या है, तना। तो देखो तना ब्राह आकारिकी, प्रकार और रूपांतरण, स्टेम मॉर्फोलॉजी, टाइप्स, मॉडिफिकेशन, पादप के वे वायवी भाग हैं जो बीज के अंकुरण, सीड जर्मिनेशन के समय भ्रूण इम्ब्रियो के प्रंकुर से विकसित होते हैं और प्ररोष शूट सिस्टम कहलाते हैं, जिसमें स्टेम होता है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं। जो मैंने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा क्या होता है, शूट सिस्टम होता है। क्या होता है, शूट सिस्टम होता है, ठीक है। अब ये जो आपका भ्रूण है, यहाँ पे क्या है, नीचे मूलांकुर है जिससे जड़ निकलेगी और ये प्रांकुर है। तो प्रांकुर से ही ये पूरा का पूरा शूट सिस्टम डेवलप होता है, जिसमें क्या क्या हो सकता है, जिसमें शाखाएं हो सकती है मैम, जिसमें फल हो सकता है मैम, और जिसमें क्या हो सकता है, जिसमें फूल हो सकते हैं मैम, है ना, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखो तने के सामान्य लक्षण क्या है भाई, तो देखो तना पहली बार धनात्मक पॉजिटिव प्रकाशनुवर्तन यानी कि पॉजिटिव फोटोटॉपिक शो करता है। अब पॉजिटिव फोटोटॉपिक क्या होता है मैम, देखो तना है, ये तना है, यहां से धूप आ रही है, सनलाइट आ रही है, ये उसकी तरफ, उसको प्रिय धूप उसकी तरफ कर रहा है, तो ये क्या हो गया, यानी इसकी तरफ क्या पॉजिटिविटी शो कर रहा है कि हाँ तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूं, तो ये पॉजिटिविटी है। जबकि जड़ वो नीचे है, उल्टा उसके भाग रही है, उसके अपोजिट साइड भाग रही है, तो जड़ कैसी हो गई, निगेटिव फोटोट्रॉपिक, ठीक है। ऋणात्मक जलानुवर्तन यानी कि निगेटिव हाइड्रोटॉपिक होते हैं। अब जड़ नीचे तो भाई यहाँ पानी है, तो जड़ तो पॉजिटिव हो गई पानी के प्रति, लेकिन स्टेम क्या है, स्टेम कैसे हो गया, निगेटिव हो गया। ऋणात्मक गुरुत्वानुकर्षण निगेटिव जियोट्रॉपिक, यानी कि देखो अब ये जड़ है,
ये नीचे की तरफ है तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगी, गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ है। लेकिन स्टेम क्या है, स्टेम तो उसके उसके अपोजिट खड़ा है ना, स्टेम तो उसके अपोजिट खड़ा है, तो स्टेम कैसे शो करेगा, निगेटिव जियोट्रॉपिक शो करता है। ठीक है, तरुण तने में पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन काष्ठीय तने यानी कि वुडी जो स्टेम होता है उसमें ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, समझिए। अब देखो, तने पर उपस्थित गांठों को नोड्स कहते हैं और इंटरनोड्स कहते हैं। ठीक है, अब नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं, देखो ये बना है, मान लो ये आपका एक तना है। ठीक है, अब बीच बीच में ऐसे गांठें पाई जाती है, जैसे कभी भी गन्ना देखा है, गन्ना, अब देखो उसमें ऐसे यहाँ पे आपको बीच बीच में गांठें पाई जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, पर्व संधि गांठ या नोड। जहां से क्या होगा, जहां से पर्ण यानी कि पत्ती उत्पन्न होगी। ठीक है, और जो दो पर्व संधि है उनके बीच का स्थान, ये वाला स्थान, ये वाला स्थान, इसको क्या बोलते हैं, पर्व या पोरिया या फिर इंटरनोड बोल देते हैं। ठीक है, पत्तियों का स्तंभ के साथ बनने वाला कोड लीफ एक्सिल कहलाता है। ठीक है, पत्तियों का स्तंभ, मान लो यहां से क्या है, यहां से पत्तियां निकल रही हैं, तो पत्तियों का ये स्टेम के साथ जो कोड बनता है उसको लीफ एक्सिल कहते हैं। इस कक्ष में कक्षक कलिका टर्मिनल बड्स पाई जाती हैं। ठीक है, समझ गए। अब ये जो टर्मिनल बड्स हैं यही वृद्धि करके ब्रांच बना देती हैं, जिसके शीर्ष पर एपिकल पाई जाती है, जिसके शीर्ष पे क्या होगा, एपिकल बड पाई जाएगी। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर। चलो फिर आगे देख लेते हैं। अब देखो, जो तने की आकृति है बेटा, जो शेप ऑफ स्टेम है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब बेलनाकार हो सकता है। लगभग सभी पादपों में, अधिकतर पादपों में आप बेलनाकार ही देखते हो तने की आकृति। ठीक है, लेकिन खांचेदार भी हो सकता है, जैसे कि कैजुराइना में पाया जाता है। फ्लैट भी हो सकता है, जैसे फ्लैट आपने देखा है नागफनी में। ठीक है, ओपनशिया में। गन्ने में क्या होता है, बांस में, गन्ने में क्या होता है, ज्वाइंटेड होता है, ऐसे ज्वाइंटेड होता है, ऐसे बीच बीच में ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, त्रिकोणीय होता है साइप्रस में, चतुष्कोणीय होता है तुलसी में या फिर बेसिल में। ठीक है, तो इनका आकार आप देख रहे हो कई सारा हो सकता है। ओके, अब देखो, जो तने के प्रकार हैं बेटा, अलग अलग पादपों में ये तो हम पढ़ चुके हैं। जो तने के प्रकार हैं बेटा वो 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला क्या है मैम, पहला तो देखो तना पूरी तरीके से भूमिगत भी हो सकता है। चलो फिर हम देख लेते हैं तने के प्रकार। ठीक है, तो पहला जो प्रकार है वो है भूमिगत। तो आप बोलेंगे मैम भूमिगत तो जड़ होती है, तना भी होता है भाई, और आप उसे खाते भी हो। ठीक है, जैसे सबसे पहला प्रकंद और राइजोम। ठीक है, इसमें क्या होगा, तना भूमि के नीचे होगा। जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, देखा है ना आपने, अदरक गांठ जैसी होती है, हल्दी, ये सब इसके तने कैसे होते हैं, भूमिगत होते हैं। ठीक है, कंद हो गया, आलू हो गया, शलकंद हो गया, प्याज लहसुन हो गया, घनकंद चौथा टाइप है जिसमें अरबी आ गई, जो लिसी सी होती है, अदरक जैसी, उसकी सब्जी बना के खाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है अर्धवायवी। इसमें आधा भाग तो जमीन के ऊपर होगा, आधा कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक है, जिसमें पहला क्या है, उप भूस्तरी। इसमें क्या होता है, देखो जमीन में रेंगते हैं, जैसे दूब घास, जैसे आप कभी पार्क में बैठो तो वहां पे दूब घास होती है ना, देखो ऐसे उखाड़ो तो ऐसे लाइन से होती है, यहाँ पे ऐसे होगी, फिर जमीन के ऊपर रेंगेगी या थोड़ा हल्का नीचे चली जाएगी, फिर यहाँ पे ऐसे होगी। ठीक है, दूसरी है भूस्तरिका। अब भूस्तरिका क्या होता है, ये पानी की सतह पे रेंगते रहते हैं, पानी की सतह पर, जैसे जलकुंभी हो गई। ठीक है, तीसरी है भूस्तरी, जैसे पुदीना और चमेली में। इसमें क्या होता है बेटा, मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, आपकी जमीन है, तो ये जमीन को छुएगी नहीं, ऐसे जाएगी, ऊपर से ऐसे जाएगी। तो इसका एग्जांपल क्या है, पुदीना चमेली। चौथा है अंतः भूस्तरी। अंतः भूस्तरी में क्या होता है, जमीन के जाएगी, जैसे ये ऊपर से जा रही है वैसे वो जमीन के नीचे से जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, अंतः भूस्तरी। ठीक है, फिर तीसरा क्या, वायवी, यानी इसमें तना कहाँ होगा, पूरी तरीके से वायवी होगा, जैसे कि प्रतान यानी कि टेंड्रिल्स। जैसे आपने खीरा, तरबूज, घिया यानी लौकी देखा है, उनके पेड़ों में ऐसे टेंड्रिल्स होते हैं, ये ऐसे टेंड्रिल्स होते हैं। ठीक है, जहां चढ़ा दो वहां चढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा है शूल, थॉर्न, जैसे सिट्रस प्लांटों में आपने ऐसे थॉर्न देखा होगा, कांटे जैसे स्ट्रक्चर देखे होंगे, उसको क्या बोलते हैं, थॉर्न। ठीक है, फिर प्रणाब स्तंभ, फिल्लोक्लैड, जैसे कैक्टस, ओपेंशिया इसका एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पर्ण का काम कौन करता है, कैक्टस में तना करता है, तना। इसमें पर्ण का काम कौन करता है, तना करता है। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा का पूरा चार्ट मैंने बनाया है बेटा, ये पूरा का पूरा चार्ट मैंने बनाया है ताकि आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से उनके नाम और उनके एग्जाम्पल्स लर्न कर सके। एक ही पेज पे पूरा का पूरा आपको दिख जाएगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो भाई।
अब ये देखो, ये वही लिखा है कि तने के अर्धवायवीय रूपांतरण कौन से हैं? ये रनर्स हो गए। रनर्स मतलब क्या होगा? जो जमीन पे रन करते हैं, ठीक है। भूस्तारी हो गए, अंता भूस्तारी हो गए। भूस्तारी का अपसेट ऑफसेट हो गया, ठीक है, ये अभी हमने देखा। अब देखो तने के कार्य क्या है। तने शाखाओं, पत्तियों, फूलों, फलों आदि को धारण करता है। हाँ मैम, हमें पता है। दूसरा देख लो, यह जल, खनिज, लवण, खाद्य पदार्थ आदि का संवहन भी करता है। सही बात है ना। अब कौन जल, खनिज, लवण आदि का संवहन कौन करेगा? तना ही करेगा। यह भोजन संग्रहण करता है, प्रजनन, क्लाइंबिंग अप तथा सुरक्षा का भी कार्य करता है। तने में पादप वृद्धि नियामकों यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट्स हार्मोन्स जो प्लांट को हेल्प करते हैं, उनका भी संश्लेषण होता है। ठीक है, समझ गए। अब ये देखो, ये आपकी अदरक हो गई, ये अरबी है जिसका हम बोल रहे थे ना सब्जी बनती है अरबी की। आलू हो गए, और ये देखो ये टेंड्रिल्स है। ये दिख रहे हैं ऐसे छोटे। कभी देखा ही नहीं कि लौकी का पेड़ या खीरे का? कभी देखना है या तो नेट पे सर्च करना, देखना उसमें टेंड्रिल है। और ये क्या है? बोगनवेलिया में रूपांतरित तना किसमें रूपांतरित हो गया है? कांटे में। ये देखो, ये किसमें रूपांतरित हो गया है भाई? कांटे में। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये किसमें रूपांतरित हो गया है? कांटे में। ठीक है, समझे। चलो अब नेक्स्ट हम देखेंगे पत्ती। तो देखो पत्ती क्या है भाई? तने के गांठ पर्व संधि के क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, तने की गांठ या फिर जो पर्व क्षेत्र संधि होती है वहां से क्या होता है? पत्ती निकलती है। ठीक है, अब देखो पत्ती के भाग, पर्ण के भाग क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहले को बोलते हैं बेटा पर्णाधार या फिर लीफ का बेस। दूसरे को बोलते हैं पर्णवृंत या फिर क्या होता है? पेटियोल। और तीसरे को बोलते हैं स्तारिका या फिर लैमिना। ठीक है, अब मान लो ये एक पत्ती है, ये एक पत्ती है, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, यही होता है पेटियोल। ठीक है, ये जो पूरा भाग है ये कहलाता है स्तारिका या लैमिना। ये पूरा भाग यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, ये जो भाग है क्या कह रहा है? पेटियोल। और ये लीफ बेस, ये यहां वाला भाग क्या कह रहा है? पर्णाधार कहला रहा है। ठीक है, अब देखो पत्ती में क्या होता है? बीच में एक मध्य सिरा होती है मैम, मोटी सी। मध्य सिरा से क्या होता है? बहुत सारी शिराएं निकल रही होती है मैम, और उन शिराओं से भी छोटी छोटी क्या होती है? शिरिकाएं निकली होती हैं। और इन सभी में क्या होता है? संवहन ऊतक होता है। ठीक है, अब देखो याद क्या रखना है बेटा? याद ये रखना है कि जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, हाँ लेगुमिनस अपनी वही दालों वाली फैमिली। ठीक है, लेगुमिनस जो होते हैं उनमें अंग पर्णाधार फूल जाता है। ठीक है, ये जो पर्णाधार है वो क्या होता है? फूल जाता है, और तब हम उसे क्या कहते हैं? पर्णवृंत तल्प या फिर पल्विलस कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखो अब इसको डायग्राम से, आपकी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है। ये क्या हो गया? पूरा का पूरा स्तारिका हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? लीफ बेस हो गया। ये इतना पार्ट क्या हो गया? पत्रवृंत या फिर इसको क्या बोल देंगे? पेटियोल बोल देंगे। ठीक है, समझिए। आप देखो सिरा विन्यास, ठीक है, कि किस तरह से वेनिशन पाया जाता है, किस तरह से जो वेन्स शिराएं उनका अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, तो देखो 2 तरह का हो सकता है। एक को बोलते हैं हम जालिका सिरा विन्यास जो कि द्विबीजपत्री में पाया जाता है, और एक को बोलते हैं हम समानांतर जो कि एक बीजपत्री में पाया जाता है। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है भाई? देखो जो समानांतर है, सपोज ये आपकी लीव्स है। ठीक है, अब ये समानांतर है, समानांतर है, इसको हम क्या बोलेंगे? समानांतर। ठीक है, अब जालिका सिरा विन्यास क्या होता है? देखो ये आपकी पत्ती है, ये मध्य सिरा है, यहाँ पे शिराएं हैं। अब देखो इससे भी शिराएं निकलेंगी, इससे भी शिराएं निकलेंगी, और एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगी। किसमें पाया जाता है? द्विबीजपत्री में पाया जाता है। यहाँ पे देख लो भाई, ये देखो ये मध्य सिरा है, इससे शिराएं निकली हैं। ठीक है, ये देखो शिराएं निकली हैं, ये देखो शिराएं निकली हैं। अब इन्हीं से क्या होगा? इन्हीं से और इस तरह से स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, शिरिकाएं निकलेंगी, और फिर ऐसे छोटा छोटा जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगी। तो इसी को क्या बोल देंगे? इसी को क्या बोल देंगे? जालिका सिरा विन्यास। नाम से आपको पता चल रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होगा? इसमें ये देखो समानांतर लाइंस पाई जा रही हैं भाई, समानांतर लाइंस पाई जा रही हैं। ये देखो समानांतर लाइंस पाई जा रही हैं। ठीक है, डन। चलो अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? पत्ती कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है, एक सरल तरह की होती है, दूसरी संयुक्त। तो देखो सरल तो आपको समझ में आ रही है, सिंपल सी पत्ती है जिसमें ये कटाव, ये जो आपको कटाव है ना, ये मध्य सिरे तक ना पहुंचे,
कटाव जो है वो मध्य सिरे तक ना पहुंचे, इसको हम क्या बोलते हैं, सरल पत्ती। ठीक है, संयुक्त में कितने तरह की होती है, दो तरह की, एक पिक्षाकार एक हस्ताकार। तो देखो पिक्षाकार तो ये पिक्षाकार ऐसे हो गई, ठीक है। हस्ताकार जिसमें क्या हो, कटाव मध्य सिरे तक हो, कटाव मध्य सिरे तक हो। जैसे मान लो ये पत्ती है, ठीक है, ये मध्य सिरा है, तो जो कटाव हो वो कहां तक हो, फिर से बना देते हैं भाई, ये देखो ये मध्य सिरा है, तो जो कटाव हो कहां तक हो, पूरा ये देखो कटाव कहां तक है, पूरा मध्य सिरे तक है, मध्य सिरे तक आए। ठीक है, जैसे कि मध्य कटाव मध्य सिरे तक पहुंचता हो। ठीक है, अब दूसरा देख लो, जैसे कि नीम, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि नीम। ठीक है, दूसरा देख लो हस्ताकार है, जिसमें कटाव पर्ण वृंत के सिर तक पहुंचे, जैसे कि सिल्क काटन। मतलब जैसे मान लो ये आपकी पत्ती है, अगर मान लो आपने इसको काट दिया, ऐसे कट गई, फिर काट दिया ऐसे कट गई, फिर काट दिया ऐसे कट गई, तो कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। तो इसका एग्जाम्पल कौन है, सिल्क कॉटन। ठीक है, क्लियर है। अब देखो पर्ण विन्यास क्या होता है भाई, किस तरह से पत्तियां लगी हुई हैं, पत्तियों के लगने का क्रम क्या है, यही क्या कहलाता है, पर्ण विन्यास। तो चलो देख लेते हैं, तीन तरह का होता है। एक होता है एकांतर। एकांतर क्या होता है मैम, जब पत्तियां अल्टरनेट क्रम में लगी हो, अल्टरनेट क्रम में लगी हो, जैसे एक यहां लगी है भाई, तो दूसरी यहां लगी है, तीसरी यहां लगी है, फिर चौथी वहां लगेगी। जैसे गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, इन सब में क्या है, अल्टरनेट है। ठीक है, दूसरा देख लो, दूसरा क्या है, सम्मुख, यानी कि अपोजिट। एक यहाँ लगी है तो दूसरी यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है तो दूसरी यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है तो दूसरी यहाँ लगी है, जैसे कि अमरूद और ओक। ठीक है, तीसरा देख लो चक्करदार, जिसको हर्ड भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, एल्टोस्टोनिया में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, चक्करदार, एक यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी है, क्या है, चक्करदार हो गया। ठीक है, चलो अब आपकी बुक में डायग्राम में देख लेते हैं। गुड़हल अल्टरनेट, एक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी है। अमरूद ये देखो अपोजिट, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चक्रदार है, ये देख लो चक्रदार है, समझ गए। तो ये विभिन्न प्रकार का क्या है, पर्ण विन्यास है। क्या है, पर्ण विन्यास है। ठीक है बेटा, अब देखो पत्तियों में क्या क्या रूपांतरण है। अभी हमने देखा जड़ में क्या क्या रूपांतरण है, फिर हमने देखा तने में क्या क्या रूपांतरण है, अब हम क्या देख रहे हैं, पत्तियों में क्या क्या रूपांतरण है। ठीक है, तो देखो पहला है प्रतान यानी टेंड्रल्स, मटर में पाया जाता है। देखो ये मटर है, इसमें भी ये टेंड्रल्स पाए जा रहे, क्या है, मॉडिफिकेशन से। ठीक है, और किसमें देखा था हमने मॉडिफिकेशन, घिया में भी देखा था। ठीक है, दूसरा के शूल या कांटे, जैसे कैक्टस होता है, कैक्टस, कैक्टस आपने देखा है ना, नागफनी, ये देखो इसमें क्या होता है, शूल या शूल में रूपांतरित पत्तियां। पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है, शूल या कांटे में। शूल मतलब क्या होता है, कांटे, तो पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है बेटा, मैम कांटे में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, पत्ती प्याज और लहसुन, यानी कि ये जो आप खा रहे हो प्याज में, ये क्या है भाई, ये गुच्छेदार पत्तियां ही हैं। क्या है, गुच्छेदार पत्तियां ही हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा क्या है, पर्ण या घटपर्ण, घटपर्णी, जिसको वेनस फ्लाई ट्रैप भी बोलते हैं। ठीक है, किसमें पर्ण किसमें चेंज हो जाता है, घटपर्ण में। अब घटपर्ण क्या है, क्यों इनको घटपर्णी बोलते हैं बेटा, ये ऐसे खुले रहते हैं, रंग बिरंगे कलरफुल से रहते हैं, और जैसे ही कोई इनके अंदर जाता है, कोई मतलब कोई बड़ा जानवर नहीं, जैसे छोटे कीट पतंगे छोटे मोटे है ना, तो वो बेचारे जैसे उसके अंदर जाते हैं वो ऐसे बंद कर लेता है, और फिर उनको कहानी खत्म। ठीक है, तो सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस, कुछ देखो ये भी एग्जांपल है। ठीक है, कितनी वैरायटी है, कितना वेरिएशन है, कि कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, कीट भी खाते हैं। ठीक है, जिसका एग्जांपल क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप। ओके, अब देखो पत्ती भी खत्म हो गई, अब हम क्या पढ़ेंगे, पुष्प। ठीक है, तो हमें पता है कि हमने अपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि पुष्प सबसे पहली बार हमें कहां पे मिले, फल हमने सबसे पहली बार कहां पे खाया, मैम पुष्पी पादपों में। अरे मैम एंजियोस्पर्म में, यस, कहां पे मिले, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो देखो जो बेटा पुष्प है उसमें हमें मेनली चार सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी होती है। ठीक है, चार सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे हम। पहला क्या है, देखो पहला है, लिख दूं, हाँ, सेपल्स यानी कि बाह्य दल, सेपल्स यानी कि बाह्य दल। देखो यहाँ पे लिख भी देते हैं हम, सेपल्स यानी कि बाह्य दल। जैसे मान लो आपने ये एक गुलाब का फूल लिया, मानना है भाई मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, ये मत सोच लेना हम सही में गुलाब बना देंगे। ठीक है,
अभी देखो यहाँ पे आप कभी भी गुलाब पे देखना है, यहाँ ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के लगे होते हैं, ऐसे पतले पतले से, देखा है गुलाब के नीचे अगर उल्टा करके देखो तो ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के लगे होते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। अब सेपल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाह्यदल। बाह्यदल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे बाहर है, इसलिए क्या हो गया? बाह्यदल। तो सेपल्स एक हो गया, अगर उसमें से एक तोड़ लो तो क्या हो गया? सेपल्स। लेकिन वो तो कई सारे लगे होते हैं तो वो ग्रुप बन गया, और ग्रुप को क्या कहेंगे? ग्रुप को कहेंगे बाह्यदल पुंज। क्या कहेंगे बेटा? बाह्यदल पुंज। दूसरा आता है पेटल। अब देखो ये सुंदर वाला भाग, ये जो पिंक पिंक लाल हरा नीला जो भी आप गुलाब खरीद रहे हो, ये जिसकी पंखुड़ियां क्या करती है? हमें आकर्षित करती है, कितना सुंदर गुलाब है, जो उसका रंग दे रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? वो पेटल्स। एक पंखुड़ी उखाड़ लो तो एक पेटल्स हो गया। अब उसका ग्रुप क्या कहला रहा है? दलपुंज। क्या कह रहा है? दलपुंज या फिर कोरोला। दलपुंज या फिर कोरोला। तो सेपल्स का क्या होगा? ग्रुप क्या होगा? कैलिक्स। और पेटल्स का ग्रुप क्या होगा? कोरोला। ठीक है, हिंदी में देख लो तो बाह्यदल है, बाह्यदल का ग्रुप क्या होगा? बाह्यदल पुंज। दल का ग्रुप क्या होगा? दलपुंज। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा आता है वो क्या है? पुमंग। पुंकेसर जो मेल पार्ट है, ठीक है। तो पुंकेसर कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? परागकोश और तंतु। ये देखो ये क्या हो गया? ये हो गया परागकोश, और ये क्या हो गया? तंतु। और ये क्या हो गया? परागकोश हो गया मैम। क्या हो गया? परागकोश हो गया। ठीक है, तो परागकोश और तंतु मिलके क्या बना देते हैं? पुंकेसर बना देते हैं। ठीक है, पुमंग बना देते हैं। इसके बाद क्या है? जायांग। क्या है इसका इकाई? स्त्री केसर। इसके कितने भाग होते हैं? 3, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, याद करो ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इससे पहले। ठीक है, याद आ गया। अब देखो तो एक फ्लावर है, उसके कितने पार्ट्स हो गए? कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग। ये 4 पार्ट हो गए। अब ये आप समझे रहना। ठीक है, आगे हमें इसका क्या होगा? काम पड़ेगा। आगे क्या होगा भाई? आगे इसका हमें काम पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलो फिर अब देख लेते हैं पुष्पदल विन्यास। तो आखिर पुष्पदल विन्यास क्या होता है भाई? क्या होता है पुष्पदल विन्यास? तो देखो जो पुष्प होते हैं बेटा, पुष्प में जो दल और बाह्यदल होते हैं उनका अरेंजमेंट, विन्यास मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है, तो जो पुष्प होते हैं उनमें जो दल और बाह्यदल होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है पुष्पदल विन्यास। ठीक है, कितने तरह के होते हैं? देखो कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादी और वैक्जिलरी, 4 तरह के होते हैं। अब हम देख लेते हैं इनमें होता क्या है। देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं मैम, क्या होता है इनमें? तो देखो जो पहला है बेटा, जो पहला है, पहले मैं कलर ले लूं भाई ताकि आपको दिख जाए, वरना इस पे चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो जो पहला है यानी कि जो कोर स्पर्शी है उसमें क्या होता है कि देखो ये इन सभी के जो कोर हैं, जो कोने हैं, वो एक दूसरे से दूर होते हैं। आपको ऐसा लग रहा है मिले हुए हैं, पर एक दूसरे से थोड़ा गैप बना के एक जैसे लगे हुए, ना कोई किसी से दबा है ना कोई किसी के ऊपर है। ठीक है, यानी कि आपको बनाना है तो आप ऐसे कैसे बनाओगे? देखो ये ऐसे किनारे, फिर यहां से दूसरा, फिर यहां से तीसरा, यहां से चौथा, ये देखो ऐसे। तो इस तरह का अगर आपको पुष्पदल विन्यास दिख रहा है तो आप इसको क्या बोलेंगे? कोर स्पर्शी बोलेंगे। किसमें पाया जाएगा बेटा? कैलोट्रोपस। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसमें पाया जाएगा? कोर स्पर्शी टाइप का कैलोट्रोपस में। ठीक है, अब देखो भाई दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? व्यावर्तित। व्यावर्तित में क्या होता है मैम? बा जो है ये क्या है? व्यावर्तित। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें देखो जितने भी हैं 1 2 3 4 5, सभी में क्या होगा कि सभी का एक सिरा अंदर होगा, एक सिरा बाहर होगा। एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर। ठीक है, अब क्या होगा? एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर। ठीक है, ये देखो एक सिरा अंदर है, एक सिरा बाहर है, एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर। तो एक सिरा अंदर है, एक सिरा बाहर है। किसमें पाया जाएगा? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, गुड़हल और भिंडी में पाया जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा है कोर छादी मैम। अब कोर छादी में क्या होता है? देखो एक तो पूरी तरह अंदर रहता है,
ये वाला जो है ये तो देखो पूरी तरह अंदर, इसके दोनों दोनों किनारे क्या है, अंदर है, और एक पूरी तरह बाहर है, एक पूरी तरह अंदर है, और ये दूसरा देखो इसके दोनों किनारे क्या है, पूरी तरीके से ही बाहर है, ठीक है। और बाकी के जो 3 है बेटा, उनमें एक सिरा अंदर होगा, एक सिरा बाहर होगा, एक सिरा अंदर होगा, एक सिरा बाहर होगा। तो एक क्या है, एक पूरी तरह बाहर है, एक पूरी तरह अंदर है, और बाकी के जो 3 है उनमें एक सिरा अंदर है और एक सिरा बाहर है। एग्जाम्पल क्या है, केशिया और गुलमोहर, ठीक है। अब चौथा क्या है, चौथा है वैक्सिलरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस में पाया जाता है, मटर में, सेब में, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। वैक्सिलरी में क्या है, देखो ऊपर, सबसे ऊपर देखो एक बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। एक ये बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि जिसको हम क्या कह रहे हैं, मानक, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मानक। ये क्या है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसकी संख्या कितनी है, 1, ठीक है, जो कि 2 छोटे छोटे स्ट्रक्चरों को क्या कर रहा है, घेरे हुआ है, ठीक है। जो दल क्या कर रहा है, ये जो मानक दल है क्या कर रहा है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को घेरा है, जिन्हें हम पंख बोलते हैं, और जिनकी संख्या क्या है, 2 है। और ये पंख अभी 2 छोटे स्ट्रक्चरों को और घेरा हुआ है, जो नीचे से फ्यूज्ड है, जो नीचे से फ्यूज्ड है, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, कूटक, ठीक है। तो ये बाह्य दल है जिसको हम मानक कह रहे हैं, उसने 2 दलों को घेरा हुआ है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं पंख। और ये जो नीचे फ्यूज्ड है, जो नीचे ये फ्यूज्ड है, इसको हम क्या कह रहे हैं, कूटक, जो कि क्या है, फ्यूज्ड है, ठीक है। किस में पाया जा रहा है, मटर और सेब में, ठीक है। याद रखना है, गलती से भी नहीं भूलना है भाई, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो पुष्प पत्रों का निवेशन क्या होता है भाई, ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये 3 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं अधोजायंता, ठीक है, एक को क्या बोलते हैं, अधोजायंता, दूसरे को क्या बोलते हैं, परिजायंता, तीसरे को क्या बोलते हैं, अधिजायंता, ठीक है। देखो इसलिए हम आपके लिए हर एक चीज का फ्लो चार्ट और डायग्राम सहित लेके आए हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको लर्न करने में आसानी हो, ठीक है। तो अब अधोजायंता क्या होता है बेटा, बहुत आसान है। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये हमारा क्या है, अंडाशय, और ये क्या हमारा, पुष्पाशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगे, यहाँ पे क्या लगे, ये क्या है, पुंकेसर है, ये क्या है, हमारा दल है, ये क्या है, बाह्य दल है। इतना समझ में आ रहा है ना। तो जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स, जिसमें ये जायांग के नीचे से सारे स्ट्रक्चर्स निकले, मतलब पुंकेसर, बाह्य दल और दल, ये सब कहां से हो, जायांग के नीचे से निकले, ठीक है। ये देखो, यानी जो फीमेल पार्ट है, जैसे ये आपका अंडाशय हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये आपका पुष्पाशन हो गया, यहां से निकल रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं, तो कहां से निकल रहे हैं, नीचे से निकल रहे हैं। तो ओवरी क्या हो गई, सुपीरियर हो गई ना भाई। बाकी सारे स्ट्रक्चर्स कहां से निकल रहे हैं, मैम नीचे से निकल रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अधोजायंता, जिसमें जायंग क्या है, अंडाशय क्या है, अंडाशय क्या है, सुपीरियर है, अंडाशय क्या है, ऊपर है, सुपीरियर है। सुपीरियर मतलब क्या कहता है, अरे ये बच्चा बहुत सुपीरियर है, ऊपर है, ऊपर है, ठीक है, तो सुपीरियर है, ठीक है। जैसे इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओरी। बाकी सब कहां से निकल रहे हैं, जायांग के नीचे से निकल रहे हैं, जैसे सरसों हो गया, बैगन हो गया, गुड़हल हो गया। अगेन इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, सबके आपको एग्जांपल्स लर्न होने चाहिए। क्या है, सरसों हो गया, बैगन हो गया, गुड़हल हो गया, सब क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन है बेटा, उसको बोलते हैं परिजायंता। अब परिजायंता क्या होता है, इसमें हाफ इंफीरियर होता है, ये हाफ इंफीरियर, जैसे आपने पहले में देखा एकदम नीचे से निकल रहा है, इसमें क्या होगा, ये अंडाशय है, ठीक है, ये अंडाशय है। तो अब जो ये बाकी स्ट्रक्चर्स है, पुमंग है, बाह्य दले दले, ये 20 से, देखो ये हाफ हो गया ना, ये तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, हाफ इंफीरियर बोल दिया, ठीक है। अंडाशय का पोजीशन क्या है, अर्ध अधोवर्ती, अर्ध मतलब क्या होता है, आधे पे है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, गुलाब हो गया, आड़ू हो गया, ये सब क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गए। अब तीसरे में देखो क्या हो रहा है बेटा, तीसरे में ये हमारा क्या है, अंडाशय है, ठीक है। और अब यहां से ये पुष्पाशन यहां से निकल रहा है, एकदम ऊपर से निकल रहा है भाई, बाह्य दल, दल है ना, ये कहां से है, अंडाशय क्या है, अधोवर्ती है, इंफीरियर हो गया भाई, ये क्या हो गया, अंडाशय इंफीरियर हो गया और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स ऊपर हो गए। अंडाशय क्या हो गया, इंफीरियर हो गया और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स क्या हो गए, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स ऊपर हो गए। तो ये क्या हो गया, इंफीरियर हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इंफीरियर ओवरी, ठीक है। किसमें पाया जाता है, सूरजमुखी के
अर पुष्पक में, और किस में पाया जाएगा, और अमरूद में पाया जाएगा। मैम किस में पाया जाएगा, अमरूद में पाया जाएगा। ठीक है, ये आपके बुक में वही डायग्राम है, सेम वही डायग्राम है जो मैंने समझाया है। यहाँ पे देखो हाफ से है, ठीक है, सेम वही डायग्राम है जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब देख लेते हैं सम्मिति क्या होती है भाई। तो देखो सम्मिति क्या होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, जब हमने जंतु जगत वाला चैप्टर पढ़ा था। तो कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा सम्मिति क्या होती है। तो चलो, मुझे पूरा यकीन है आप लोग भूल गए होंगे, तो चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होती है, त्रिज्या समिति। त्रिज्या समिति क्या होती है कि देखो भाई, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसको एक से ज्यादा प्लेन से काटे, एक से ज्यादा प्लेन मतलब सीधा काट दो, बेड़ा काट दो, तिरछा काट दो, इधर से काट दो, उधर से काट दो, जिधर भी जिस भी प्लेन से काटो, हर बार वो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए। मतलब ये है, इसको इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, हर बार क्या हो, वो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या समिति। एग्जाम्पल कौन है, सरसों हो गया, धतूरा हो गया और मिर्च हो गया। ठीक है, दूसरा है क्या, एक व्यास समिति भाई, कि उसको कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको सिर्फ एक प्लेन से दो बराबर भागों में बांट दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ आप एक ही तरीके से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे कौन हो गया, मानो जैसे मुझे ऐसे 20 से काटो तो दोनों तरफ बराबर आएगा, इधर 20 से काट दोगे तो ऊपर अलग हो जाएगा, नीचे अलग हो जाएगा, तिरछा काट दोगे तब भी अनइक्वल रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल मटर हो गया, गुलमोहर हो गया। तीसरा असम्मिति, भाई किसी भी एंगल से काट लो, मैं बहुत ही बेशरम हूं, किसी भी एंगल से काट लो मैं बराबर कटूंगा ही नहीं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, केना हो गया, समझ गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सम्मिति बोलते हैं, सम्मिति बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पुंकेसरों का ससंजन। पुंकेसरों का ससंजन, ससंजन मतलब क्या होता है, जुड़ना, समान भागों का जुड़ना। ससंजन मतलब क्या होता है, समान भागों का जुड़ना। ठीक है, पुंकेसरों का ससंजन। तो देखो कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, एक संगी, द्विसंगी और बहुसंगी। ठीक है, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस। इसको क्या बोलेंगे, डाइडेल्फस। ठीक है, और पॉलीडेल्फस। अब देखो एक संगी क्या होता है भाई, पुंकेसर कैसे जुड़ेंगे कि एक संधि कहलाएगा। ठीक है, इसमें देखो ये स्ट्रक्चर तो आपको पता चल गया है, दोबारा तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक संघ पाया जा रहा है, ये देखो सिर्फ एक संघ पाया जा रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, एक और संघ, एक संगी हो गया। एग्जाम्पल क्या है, गुड़हल हो गया, दो संगी, दो और संघ हो गया। देखो तो कितना आसान है भाई, एक संघ ये हो गया और दूसरा संघ क्या हो गया, ये हो गया, तो ये क्या हो गया, द्विसंगी हो गया। क्या हो गया, द्विसंगी हो गया, द्विसंगी हो गया ना भाई, तो इसको क्या बोल देंगे, द्विसंगी बोल देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, मटर हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, मटर हो गया। बहुसंगी, तो देखो भाई बहुत है, एक संग ये, एक ग्रुप इधर है, एक ग्रुप इधर है, एक ग्रुप इधर है, कई सारे ग्रुप हो गए, तो इसको क्या बोल देंगे, बहुसंगी या पॉलीडेल्फस कंडीशन। एग्जाम्पल क्या है, सिट्रस, सिट्रस यानी खट्टे फ्रूटों मतलब खट्टी चीजों में सिट्रस में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो पुंकेसरों का आसंजन। जब ससंजन में क्या हो रहा था, समान भाग जुड़ रहे थे, एक जैसे भाग जुड़ रहे थे। आसंजन में क्या होगा, असमान भाग जुड़ रहे हैं, क्या जुड़ रहे हैं, असमान भाग जुड़ रहे हैं। तो चलो देखते हैं कैसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं दल लग्न और दूसरे को क्या बोलते हैं, परिदल लग्न। एक को क्या बोलेंगे, दल लग्न और दूसरे को क्या बोलेंगे मैम, परिदल लग्न। और ये जो सारी चीजें अभी हम समझते जा रहे हैं बेटा, ये अभी लास्ट में जब हम फ्लोरल फॉर्मूला बनाएंगे, फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे, तो ये सारे पॉइंट्स वहां पे आ जाएंगे। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान से समझते चलना है। ठीक है, तो देखो अब दल लग्न क्या होता है, इसको इंग्लिश में इपीपेटलस कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता है, क्या पता है मैम, आपको क्या पता है, देखो जब पुंकेसर, पुंकेसर पता है ना क्या होता है, और पुमंग भी पता है क्या होता है, पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर और दलपुंज की इकाई होती है दल, इतना पता है, हाँ मैम पता है, अभी हमने पीछे देखा था। ठीक है, तो जब पुंकेसर दल से जुड़ जाए या फिर पुमंग दलपुंज से जुड़ जाए, जब पुंकेसर जो है, पुंकेसर जो है ये वाला, ठीक है ये पुंकेसर है, ये किससे जुड़ जाए, दल से, दल मतलब क्या हुआ आपके पेटल्स से जुड़ जाए, तब उसको क्या बोलेंगे, दल लग्न। या फिर जो पुमंग है, जो इनका ग्रुप है, वो किससे जुड़ जाए, जो उनका ग्रुप है यानी कोरोला से जुड़ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, दल लग्न बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, बैगन हो गया। अब परिदल लग्न क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना है, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर हम समझ लेंगे। देखो दल
कि ग्रुप क्या कहलाता है, दल पुंज कहलाता है। दल का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है बेटा, दल पुंज कहलाता है, ठीक है। और जो बाह्य दल है उसका ग्रुप क्या कहलाता है, बाह्य दल पुंज कहलाता है। हमें पता है कि जो कैलिक्स है और जो कोरोला है, कैलिक्स की इकाई क्या होती है, सेपल्स होती है मैम। कोरोला की इकाई क्या होती है, पेटल्स होती है मैम। इतनी बात हमें पता है, ठीक है। जब ये दल और बाह्य दल फ्यूज हो जाए बेटा, मिल जाए, मतलब आप बाहर से देख के पहचान नहीं सके, दोनों मिल जाए, जब दल और बाह्य दल क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, यानी कि जो सेपल्स है और जो पेटल्स है वो क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए आपस में, तब एक टर्म बनता है जिसको हम बोलते हैं टेपल्स। क्या बोलते हैं, टेपल्स, ठीक है। अब टेपल तो इकाई हो गई भाई, अब टेपल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, परिदल पुंज। क्या बोलेंगे, परिदल पुंज। टेपल्स की जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे, परिदल पुंज। इतनी बात समझ में आई। अब मैम पर परिदल लग्न क्या है, तो देखो जब कोई पुंकेसर, यहाँ पे पुंकेसर किसके साथ फ्यूज कर रहा था, दल के साथ, लेकिन जब कोई पुंकेसर इस परिदल के साथ, इस परिदल यानी कि टेपल के साथ फ्यूज कर जाए, तब उसको हम क्या कहते हैं, परिदल लग्न कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन है, लिली। एग्जाम्पल कौन है, लिली, ठीक है, याद रहेगा। चलो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, जायांग किससे बना होता है, स्टेकेसर या फिर अंडप से, ठीक है। अब देखो उसमें हमें क्या देखना है, ये 3 तरह का होता है, एकांडपी, व्युक्तांडपी और तीसरा युक्तांडपी। बहुत आसान है भाई, देखो एकांडपी तो आपको यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है कि मैम एक अंडक, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, और एक क्या है, एक अंडाशय है। तो एक अंडाशय है तो क्या बोल देंगे, एकांडपी कह देंगे, ठीक है। अब व्युक्तांडपी में क्या हो रहा है भाई, देखो ये आपको क्या लग रहा है कि 3 है कि 1 है, 3 है, एक दूसरे के आगे पीछे, जैसे अपन ऑटो में जाते हैं ना, स्पेस कम होता है तो आगे पीछे करके एडजस्ट हो जाते हैं, तो बाहर से आपको देखने में चाहे जो लगे पर अंदर से क्या है, सब अलग अलग ही है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये आपका पुष्पासन है, ठीक है, एक ऐसे है, ये एक हो गया, दूसरा यहां से चला गया, तीसरा यहां से चला गया, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, व्युक्तांडपी। किस में पाया जाता है बेटा, गुलाब में, कमल में, ये सब क्या है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, युक्तांडपी। युक्तांडपी में क्या होता है, अंडप जुड़ जाते हैं, ये जो अंडप है ये जुड़ गया है, देखो ये जुड़ गया है, ऊपर से अलग है लेकिन ये अंडप क्या है, अंडप जुड़ गया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मटर हो गया, टमाटर हो गया, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस क्या कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं, तो देखो पुष्प अक्ष पे यानी फ्लोरल एक्सिस पर पुष्प के लगने की व्यवस्था को ही इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, पुष्पक्रम कहते हैं, ठीक है। या तो पुष्प का निर्माण पादप के टर्मिनल पे हो सकता है और या तो फिर एक्सिलरी बड से होता है। तो जो क्या होता है पुष्पक्रम, क्या हुआ, डेफिनेशन से क्या समझ में आया कि पुष्प अक्ष पे पुष्प किस तरीके से कहां पे लगे होंगे, उनका पोजीशन क्या होगा, उस आधार पर हम उसको क्या बोलेंगे कि उनका पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस क्या है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं भाई। देखो ये तो मुख्यतः 4 तरह के होते हैं, पर आपको कितने पढ़ने हैं, 2 तरह के पढ़ने हैं, ठीक है। तो पुष्पक्रम को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहले को हम बोलते हैं आसीमाक्षी या फिर रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस। अब रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस पे क्या होता है बेटा कि देखो जैसे मान लो ये क्या है, ये एक तना है, ये क्या है, एक तना है, ठीक है। इससे ये एक शाखा निकली, इससे क्या है, ये शाखा निकली, ठीक है। तो रेसीमोज में क्या होगा, रेसीमोज में क्या होगा, रेसीमोज को हम अग्राभिसारी क्रम भी बोलते हैं। अग्राभिसारी क्रम में इसमें क्या होता है, पुष्प लगे होते हैं। यहाँ शीर्ष पे कोई पुष्प नहीं होगा, ये जो शीर्ष है, ये जो टिप है बेटा, यहाँ पे कोई पुष्प नहीं होगा। तो यहाँ पे नहीं होगा तो मैम कहाँ पे होगा, देखो पहला पुष्प यहाँ पे लगा, दूसरा यहाँ पे लग गया, तीसरा यहाँ पे लग गया, चौथा यहाँ पे लग गया, 5वां यहाँ पे लग गया। अब खत्म हो गया, ये डिवाइड करता जाएगा, डिवाइड करता जाएगा, 6ठा यहाँ पे लग गया, 7वां यहाँ पे लग गया, 8वां यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो वो डिवाइड होके शाखा बढ़ रही है, लेकिन टिप पे शीर्ष पे कोई भी पुष्प नहीं लगा होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आसीमाक्षी, जिसको हम साइमोज इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं, जिसमें तलाभिसारी क्रम पे लगे होते हैं। देखो इसमें सबसे जो पहला पुष्प आएगा वो टिप पे आएगा, सबसे जो पहला पुष्प आएगा वो किस पे आएगा, वो टिप पे आएगा, ये देखो टिप पे आएगा, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ लग जा रहा है, तीसरा यहाँ लग जा रहा है, चौथा यहाँ लग जा रहा है और 5वां यहाँ लग जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। फिर मिश्रित टाइप में क्या होगा, ये दोनों ही तरह के पाए जाएंगे और कुछ विशिष्ट टाइप के भी इन्फ्लोरेसेंस हैं जो अभी आपको पढ़ने नहीं है, ठीक है।
चलो भाई अब आगे देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे पौधों में बीजांड न्यास यानी प्लांट प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो देखो प्लांट प्लेसेंटेशन क्या होता है मैम, अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था को बीजांडसन या फिर प्लेसेंटेशन कहते हैं। देखो हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, ये देखो ये पढ़ा था, याद आया कुछ, दिमाग पे जोर डालो, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, तो ये जो इसका पोजीशन है बेटा, ये जो इसका पोजीशन है, ठीक है, ये जो बीजांड का पोजीशन है, यही क्या कहलाता है, अंडाशय में, यानी अंडाशय में, तो भाई फिर से बना देते हैं, सॉरी पूरा ही बना देते हैं। देखो ये अंडाशय हो गया, अब ये अंडाशय में, अब समझ में आएगा, देखो ये अंडाशय में क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका अंडाशय हो गया, राइट, और ये क्या हो गया, ये बीजांड हो गया। ठीक है, तो अंडाशय में जो बीजांडों की व्यवस्था होती है, वही किस तरीके से ये बीजांड लगे हुए हैं, अंडाशय के अंदर किस तरह से ये बीजांड लगे हुए हैं बेटा, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है, यही कहलाता है प्लेसेंटेशन या फिर बीजांड न्यास। क्या कहलाता है, बीजांड न्यास या फिर प्लेसेंटेशन। अब देखो कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखो सीमांत, सीमांत, तो सीमांत अभी समझ में आ गया, ये मिटा देते हैं। ठीक है, देखो सीमांत में क्या होता है भाई, मटर देखा है, सबने देखा है, मटर सबको पसंद भी बहुत होती है ना। तो देखो मटर में क्या होता है, जैसे ये मटर है, ऐसे बीच में एक लाइन होती है, फिर मटर ऐसे खुल जाती है, तो ये क्या हो गया, ये इसका सीमांत हो गया, सीमांत हो गया। यहीं पे क्या होते हैं, यहीं पे मटर के दाने लगे होते हैं, यहीं पे बीजांड लगा होता है, जो कि बाद में क्या बन जाता है, ये इस पे मटर बना देता है। ठीक है, तो सीमांत यानी मार्जिनल पे कहा है, मटर कहाँ पे लगे होंगे, मार्जिन्स पे लगे होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीमांत टाइप का प्लेसेंटेशन। ठीक है, दूसरा देख लो भाई, दूसरा क्या है, स्तंभीय। दूसरा क्या है, स्तंभीय। दूसरा क्या है, स्तंभीय। तो देखो स्तंभीय में क्या होता है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस में लगे होंगे बेटा, एक्सिस यानी बीच में लगे होंगे, लेकिन अंतर क्या होगा, स्तंभीय में क्या अंतर होगा, स्तंभीय में क्या अंतर होगा, एक्सिल में क्या, देखो एक्सिल पे लगे हैं, जैसे टमाटर, नींबू, गुड़हल, कभी टमाटर काट के देखो बीच से ऐसे दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे पालियां पाई जाएंगी, एक पाली, दो पाली या तीन पाली या चार पाली, तो ये बहुपाली होते हैं। क्या होते हैं, बहुपाली होते हैं, और क्या होंगे, एक्सिस पे लगे होंगे। जैसे टमाटर काट के देखो कभी ऐसे बीच में एक्सिस पे लगे होते हैं। ठीक है, सपोज जैसे ये क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, अंडाशय हो गया, इसको ऐसे करके देखोगे तो इधर लगे रहेंगे। ठीक है, तीसरा देखो क्या हो गया, तीसरा हो गया भित्तीय। तीसरा क्या हो गया, भित्तीय, जिसपे किस पे लगे होंगे, बाहर भित्ती पे लगे होंगे। भाई ये बाहर, ये है, यहाँ भित्ती पे लगे होंगे। कहाँ पे लगे होंगे, भित्ती पे लगे होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, भित्तीय वाला भी देख लो, पैराइटल वाला, सरसों, इसका एग्जाम्पल क्या है, सरसों। अब देख लो फिर दूसरा कौन सा है, मुक्त स्तंभीय। मुक्त स्तंभीय, अब देखो मुक्त स्तंभीय और इसमें क्या अंतर है, बताओ मुझे, मुक्त स्तंभीय और स्तंभीय में क्या अंतर है। जो मुक्त स्तंभीय बेटा, इसमें भी वो एक्सिल पे ही लगे होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई पालियां नहीं होंगी, जबकि जो स्तंभीय था यहाँ पे ये देखो पालियां दिख रही थी। लेकिन जो मुक्त स्तंभीय है, जो मुक्त स्तंभीय है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, फ्री सेंट्रल है, यानी कि इस पे कोई भी पालियां नहीं है। एग्जाम्पल कौन है, डायंथस है। ठीक है, लास्ट कौन है, आधारी। तो देखो जो अभी हमने देखा, सबसे लास्ट क्या है, आधारी। अभी हमने यही देखा था, यही वाला देखा था ना, तो ये आधार से जुड़ा हुआ है, ये आधार है, तो इसको क्या बोल दिया, आधारी बोल दिया। तो आधारी किस में पाया जाएगा, यानी बेसल किस में पाया जाएगा, सूरजमुखी और गेंदा में पाया जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे प्लेसेंटेशन है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में विद डायग्राम विद एग्जांपल एक ही पन्ने पे समझा दिया मैंने। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं भाई, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो हम देखते हैं फल, क्या देखेंगे आप, फल। ठीक है, तो देखो फल क्या होता है भाई, फल और इसके प्रकार, फ्रूट्स एंड देयर टाइप्स। सभी पादपों में फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ये लाइन याद रखनी है कि फल का निर्माण कहां से होता है, अंडाशय से होता है। तो जिन भी फल का निर्माण अंडाशय से होगा, जिस भी फल का निर्माण क्या होगा, अंडाशय से होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सत्य फल या फिर ट्रू फ्रूट्स। क्या बोलेंगे बेटा, सत्य फल बोलेंगे या फिर क्या बोल देंगे,
ट्रू फ्रूट्स। तो ट्रू फ्रूट्स का डेफिनेशन क्या हुआ? आप बोलेंगे मैम जिनका निर्माण अंडाशय से होता है उनको ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। तो फिर झूठे फ्रूट्स कौन हुए भाई? फॉल्स फ्रूट्स कौन से हुए? ठीक है, अब देखो ट्रू फ्रूट्स का एग्जांपल क्या है? आम, मक्का, अंगूर, ये सब क्या है? ट्रू फ्रूट्स हैं। लेकिन जिन पादपों में अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी भी हिस्से से, जैसे बाह्य दलपुंज कैलिक्स या दलपुंज कोरोला, पुष्पासन जिसपे पुष्प बैठता है वो आसन यानी कि थैलेमस, जैसे अपन लोग खाते हैं क्या? सेब। सेब का कौन सा भाग हम खाते हैं? बताओ मुझे, हम क्या खाते हैं सेब का? थैलेमस खाते हैं, थैलेमस। तो क्या ये सेब जो हुआ वो सत्य फ्रूट हुआ? सोच के बताना मेरे को, ठीक है, कि क्या सेब को हम सत्य फ्रूट बोलेंगे? तो जो भी फ्रूट्स बाह्य दलपुंज या दलपुंज या फिर पुष्पासन से फल विकसित होता है उस फल को हम आभासी फ्रूट या फॉल्स फ्रूट या स्वीडो फ्रूट भी कहते हैं। आभासी कह सकते हो आप, आभासी फल, या फॉल्स फ्रूट या फिर स्यूडो फ्रूट भी कह सकते हैं। जैसे काजू हो गया, नाशपाती हो गया, लौकी हो गया, ककड़ी हो गया, सेब हो गया, सब क्या है? ये सब है फॉल्स फ्रूट। ठीक है, आप देखो एक फल में जो होता है फल भित्ति यानी जो बाहर की वॉल है जिसको हम क्या कह रहे हैं? पेरिकार्प कह रहे हैं। ठीक है, और अंदर क्या होगा? बीज होगा, जैसे आपने आम में देखा है। ठीक है, अब क्या होगा? अंडाशय की दीवार से पेरिकार्प विकसित होती है, अंडाशय की दीवार से क्या बनता है? पेरिकार्प बनती है। ठीक है, फल भित्ति को बाह्य फल भित्ति एपिकार्प, मध्य फल भित्ति मीजोकार्प, अंतः फल भित्ति एंडोकार्प। तो कितने भागों में फल भित्ति बटी? यानी जो पेरिकार्प है कितनी तरह की हुई मैम? 3 तरह की। जो सबसे बाहरी हुई उसको एपिकार्प, जो बीच में हुई उसको मीजोकार्प, और जो सबसे अंदर हुई उसको एंडोकार्प कहेंगे। ठीक है, बीज का निर्माण निषेचन के बाद बीजांड यानी ओव्यूल से होता है। तो अगर ये प्रश्न बनता है कि बीज का निर्माण किससे होता है तो आप क्या बताएंगे? मैम किससे होता है? बीजांड से होता है, यानी कि ओव्यूल से होता है। और बीजांड का बीजावकरण यानी कोट फल भित्ति के पास होता है। तो ये हमने किसके बारे में बात कर ली बेटा? फल के बारे में। ठीक है, ये देखो, अब देखो बाह्य फल भित्ति जो है एपिकार्प, ये सबसे भारी स्तर होता है, जो पतला होता है, नरम या फिर कठोर भी हो सकता है, और ये फल का छिलका बनाता है। मध्य फल भित्ति यानी जो मीजोकार्प है, ये मोटी गूदेदार या खाने योग्य होती है। जैसे कि आम की मध्य फल भित्ति होती है जो पीला रंग का होता है, लेकिन हम वही खाते हैं। लेकिन नारियल में यह रेशेदार जटा होती है इसकी मध्य फल भित्ति, तो उसको हम क्या करते हैं? खा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखो अंतः फल भित्ति, यह सबसे भीतरी स्तर है। आम, नारियल, बेर में या कठोर, लेकिन खजूर, संतरा में पतली झिल्ली के रूप में होती है, और यह बीजावरण अंतः फल भित्ति के पास होता है। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका डायग्राम है। ये सबसे आम की बाह्य फल भित्ति है, ये मध्य फल भित्ति है जो अपन खाते हैं, फिर ये बीज हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो इनकी मध्य भित्ति है नारियल की, वो कैसी है? रेशेदार, जिसको हम नहीं खा सकते हैं। ठीक है, समझ गए भाई? अब देखो, अब हम क्या देखेंगे बेटा? अब हमने जो कुछ भी अभी पढ़ा, जैसे हमने लास्ट में क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जैसे हमने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था? हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। कहां से पढ़ी थी मैम? पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केलहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, मैम हेमिकॉर्डेटा, देन मैम कॉर्डेटा। ठीक है, इतने सारे डिविजन्स पढ़े थे ना। तो वैसे ही प्लांट्स में बहुत सारी क्या होती है? फैमिलीज होती हैं। मालवेसी, सोलेनेसी, ठीक है, पोएसी, पैपावरेसी, बहुत सारी होती हैं। अब इन फैमिलीज को कैसे डिवाइड किया भाई? कैरेक्टर्स के आधार पर। मैम वेरी कॉमन, जो क्लासिफिकेशन होता है वो किसके आधार पर होता है? कैरेक्टर्स के आधार पर होता है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स है जिनके आधार पर हम फैमिलीज क्या करते हैं? फैमिलीज की पहचान करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं भाई? देख लो, मान लो अगर किसी में सहपत्री पाया जा रहा है, सहपत्र पाया जा रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? ब्रैक्ट, यानी कि बीआर लिख देंगे। नहीं पाया जा रहा है तो क्या कर देंगे? ईबीआर लिख देंगे। मान लो बाह्य दलपुंज हमारा क्या था? कैलिक्स था, तो इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? किससे दिखा रहे हैं? के से। पर मैम कैलिक्स की स्पेलिंग तो सी से शुरू होती है, हम के से क्यों दिखा रहे हैं? तो के से इसलिए दिखा रहे हैं बेटा, क्योंकि देखो ये कैलिक्स और ये करोला दोनों की स्पेलिंग सी से शुरू हो रही है। ठीक है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम किसी फ्लोरल फॉर्मूला में 2 जगह सी लिख देते तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है ना कि हम किसकी बात करें। ठीक है, और जो कैलिक्स का साउंड है, कैलिक्स, वो ऐसा क्या लगता है कि के का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने उसको के से डिनोट कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो देखो
कैलिक्स को किससे दिखाया, दर्शाया, के से, बाह्य दलपुंज। ठीक है, अब जो बाह्य दलपुंज है, मान लो ये बाह्य दलपुंज है सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी संख्या क्या लिखी, 5, तो मान लो ये 5 है, 1 2 3 4 ही है, चलो तुम 4 ही मान लो, ठीक है। अब अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये फ्री है, ये एक दूसरे से जुड़े नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है मैम, तो अगर ये ऐसे लिखा है तो क्या मतलब है, ऐसे लिखा है तो मतलब सही है कि वो फ्री है, लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो क्या मतलब है, ऐसे लिखा है तो मतलब क्या है, वो फ्यूज्ड हैं, वो जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, समझ गए। अब करोला में भी सेम है, दलपुंज हो गया, अगर C5 लिखा है मतलब कि करोला का नंबर क्या है, 5 है, 1 2 3 4 5, और अगर ब्रैकेट लग गया बेटा तो उसका मतलब क्या है, फ्यूज्ड है, ठीक है। अब एंड्रोशियम को किससे डिनोट करते हैं, ए से, यानी पुमंग को किससे डिनोट करेंगे, ए से, जायांग को किससे डिनोट करेंगे, जी से। अब देखो जायांग में क्या हमने पढ़ा था, सुपीरियर ओवरी जिसको अधोजायंगता बोलते हैं, ठीक है। परिजात जिसमें क्या था, हाफ था, मिडिल पोर्शन से था, और सबसे नीचे जिसमें कि ओवरी नीचे हो गई थी, जिसमें अंडाशय नीचे था और ऊपर से निकल रहे थे, याद करो ये वाला, ओवरी क्या थी, ओवरी नीचे हो गई थी और अंडाशय ऊपर से निकल रहे थे, ठीक है। सॉरी, जो मेल पार्ट, बाह्य दल, दल ये सब क्या थे, ऊपर से निकल रहे थे, तो इसको क्या बोलेंगे, आधेजायंगता, ठीक है। तो ये इसको डिनोट करने का तरीका है, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी और परजायंगता, ठीक है। अब अगर नर है तो इस सिंबल से दिखाएंगे, नर को कैसे दिखाते हैं, ऐसे, अगर मादा है तो इस सिंबल से दिखाएंगे, और अगर द्विलिंगी है भाई, अगर द्विलिंगी है तो उसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर त्रिज्य समिति है, अभी हमने पीछे देखो, इसीलिए हम कह रहे थे कि हम पीछे जो जो चीजें पढ़ते जाएंगे वो सारी चीजों का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, कहा था ना मैंने, ठीक है। तो देखो ये त्रिज्य समिति है तो कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, एक व्यास समिति है भाई, एक व्यास समिति है, एक व्यास समिति है, ठीक है। देख लिया क्या है, एक व्यास समिति है। तो देखो एक व्यास सम्मिति होगी तो ऐसा होगा, त्रिज्य सम्मिति होगी तो ऐसा होगा, और एक व्यास सम्मिति जो है उसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऐसे भी दर्शा सकते हैं और ऐसे भी दर्शा सकते हैं, तीनों ही तरीके से क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, इतनी पढ़ाई कर ली है तो चेक करते हैं कि हमें कितना आता है, किस में कितना है दम, चलो मेरे साथ साथ बताओ, ठीक है। अब ये देखो ये कौन सी फैमिली है, सोलेनेसी। सोलेनेसी में क्या आता है, आलू आ गया जो कि सबको बहुत पसंद है, ठीक है, बैगन आ गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, तम्बाकू आ गया, ठीक है, टोबैको आ गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सोलेनेसी के, ठीक है। अब ये देखो फ्लोरल फॉर्मूला है, इसको हम लिख देते हैं एफ एफ, एक एफ मतलब फ्लोरल और एक एफ मतलब फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले ये वाला साइन लगा है, ये वाला साइन देखो कहां देखा था, ये वाला साइन कहां देखा था, ये वाला साइन यहां देखा था, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये त्रिज्य सम्मिति है मैम, ये जो फैमिली है ये क्या शो कर रही है, ये त्रिज्य सम्मिति कह रही है, शो कर रही है। अब ये वाला डायग्राम देखो, क्या मैंने बताया था कि अगर मेल भी है और फीमेल भी लगा है, अगर मेल भी है, द्विलिंगी है, तो ऐसा वाला डायग्राम है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले त्रिसम्मिति है, फिर क्या है, द्विलिंगी है, फिर कैलिक्स कितने हैं, 5 हैं, और मैम ब्रैकेट लगे हैं मैम, इसका मतलब फ्यूज हैं, तो कैलिक्स कितने हैं, ये देखो कैलिक्स कितने हैं, 5 हैं, और कैसे हैं, फ्यूज हैं, इसलिए इनको ऐसे लिख दिया है। अब कोरोला कितने हैं, कोरोला कितने हैं मैम, ये भी 5 हैं और ये भी फ्यूज हैं, तो देखो ये भाई 1 2 3 4 5 है और सभी के सभी क्या है, फ्यूज हैं, फ्यूज है मैम, फ्यूज है। एंड्रोशियम कितने हैं मैम, 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और गाइनोशियम कैसे है, गाइनोशियम क्या है मैम, ओवरी सुपीरियर है, क्योंकि जी के नीचे क्या है, लाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ मैम, ओवरी सुपीरियर है और 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो ये है, ये हो गया, ठीक है, और जुड़ी हुई है, और क्या है, जुड़ी हुई है। अब ये क्या है मैम, ये क्यों एरो क्यों लगा हुआ है भाई, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था बेटा, नीट 2021 में क्वेश्चन आया भी था। ये जो है, याद करो मैंने क्या बताया था, अगर दल पुंकेसर से जुड़ा हुआ है, याद करो दल लग्न मैंने पढ़ाया था, दल लग्न पढ़ाया था ना, अगर दल पुंकेसर से जुड़ा हुआ है, दल किससे जुड़ा हुआ है, पुंकेसर से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये दल क्या हो गया, यानी कोरोला,
या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, कोरोला कह सकते हो, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हो, पेटल्स। अगर पेटल्स जुड़ा हुआ है किससे, स्टेमन से, या कोरोला जुड़ा हुआ है किससे, एंड्रोशियम से, दल किससे जुड़ा हुआ है, पुंकेसर से जुड़ा हुआ है। ये देखो ये जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, दल लग्न कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये इसका पूरा फ्लोरल फॉर्मूला मैंने इसके हिसाब से डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। ये एग्जांपल क्या है, पैप्लियोनीसी, ठीक है, या फिर फैबेसी, फैबेसी या पैप्लियोनीसी, जिसमें आपका क्या चना मटर दालें ये सब आती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, सबसे पहले ये कौन सा शो कर रहा है, वही मैम जो त्रिज्यीय सममिति है, कैसे है, द्विलिंगी है, और कैसे है मैम, K5 है और जुड़े हुए हैं, मैम K5 है और कैसे है, कैलिक्स 5 है और जुड़े हुए हैं। लेकिन मैम कोरोला में लिखा है 1 + 2 + 2, वो भी 2 ब्रैकेट में है। तो देखो ये कैसा है, ये वैक्सिलरी शो कर रहा है बेटा, 1 + 2 + 2, और ये क्या है, जुड़े हुए हैं। याद करो मैंने बताया था ना, वैक्सिलरी वाला जितना पढ़ा है सब निचोड़ यहाँ पे आ रहा है। तो ये कैसा हो गया, वैक्सिलरी हो गया। तो देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये दोनों क्या हो गए, 2 हो गए, और ये 2 जुड़े हुए हैं, ये 2 जुड़े हुए हैं। इसलिए किस में लिख दिया हमने मैम, इसलिए हमने इनको ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, ए में मैम लिखा है 9 + 1, वो भी 9 मैम ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो देखो 9 ब्रैकेट में क्यों, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। ये 9 क्या है, ये जुड़े हुए हैं, और ये 1 क्या है, ये अकेला है, इसलिए ये एक अकेला बिना ब्रैकेट का है। जबकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक एक्स्ट्रा भाई मत मानो, ठीक है। तो 9 और +1, ये 9 कैसे है, जुड़े हुए, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है और एक अलग लिखा है। अब गायनोशियम कैसा है, गायनोशियम के ऊपर लाइन है, तो यहाँ पे क्या हो गया मैम, यहाँ पे क्या हो गया, ओवरी सुपीरियर है, ठीक है। और कैसी है, एक है मैम, एक है, एक है, ठीक है। तो क्या समझ में आया बेटा, क्या समझ में आया इन दोनों डायग्राम से कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला के थ्रू डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और डायग्राम ढूंढिए, और फैमिलीज के डायग्राम्स ढूंढिए, और उनको आप चेक करिए कि मुझे जितनी नॉलेज आती है उसके हिसाब से मैं उनका फ्लोरल फॉर्मूला बना सकता हूं या नहीं, मैं उनके डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकता हूं कि नहीं। फ्लोरल फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम में यही पूछा जाएगा, नीट के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब ये देखो, ये एक डायग्राम रह गया था आपके एनसीईआरटी में, ये द्विबीजपत्री की संरचना है, क्या है, चना है। चना अपन देखते हैं यहीं से क्या होती है, भिगो दो, देखो यहीं से एक संरचना निकलती है डंडी जैसी, है ना। तो क्या है, ये 2 कोटिलीडन्स हैं, ये 2 बीजपत्र हैं, पहला ये दूसरा ये 2 बीजपत्र हैं। ये प्रांकुर हैं, आगे चल के तना बना देंगे, ये मूलांकुर हैं, आगे चल के जड़ बना देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत ही खुशी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर थोड़ा लेंदी है, एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत ज्यादा हैं, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी चीजें दिमाग में घुस पाएगी। देखो मेहनत तो करना पड़ेगा ना बेटा, राहें इतनी आसान तो है नहीं आगे, ठीक है। तो बार पढ़ेंगे, पॉज लीजिए, टहलिए, फिर पढ़िए, फिर दोबारा देखिए, फिर दोबारा देखिए, और प्लीज वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, ठीक है। और फिर मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो।